मुबारक एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। पीएनएन की तरफ से आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हों। और आज ईद का दिन है और ईद का दिन बड़ी ईद पे तो वैसे ही बड़ी ईद का जो दिन होता है ईद उल अज़हा, इसको तो वैसे ही पकवान का, खानों का, ख्वाबों का दिन कहा जाता है। और सुन्नत इब्राहिमी जो है फर्जंदान इस्लाम बड़ी तादाद में अदा करते हैं, बकरे ज़िबा होते हैं, एक पूरा माहौल होता है। और ईद की नमाज तो भी सब अदा कर चुके होंगे, मसाजिद के अंदर बड़े इज्तिमात हुए हैं और उसके बाद तमाम लोग ईद की नमाज अदा करने के बाद घर में वापस आए होंगे और उसके बाद फ़ौरन कसाई वाले कपड़े पहन लिए होंगे क्योंकि अब तो जानवर ज़िबा करना है। या सबके फ़ोन ना टेलीफोन की घंटियां बज रही होंगी कि हमारा कसाई अभी तक आया नहीं है, हमारे जानवर कौन ज़िबा करेगा। ईद के दिनों में कसाईयों की तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और होनी भी चाहिए। अच्छा, एक तो होते हैं सीजन कसाई, एक होते हैं मौसमी कसाई जो होते हैं ना, वो सीजन कसाई कहा जाता है। हाँ। तो हर दूसरा बंदा ही कसाई बना होता है, तो लिहाजा एहतियात करें, नीम कसाईयों से बचकर रहें क्योंकि आपका जानवर जिस पे लाखों रुपया लगाया होता है, हज़ारों रुपया लगाया होता है, तो ऐसे मौसमी कसाईयों से बचकर रहें। तो ईद के हवाले से जहां पर एक पूरी फेस्टिविटी होती है, तो ऐसे में बहुत से लोग सवाल करते हैं कि लोग समझते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं, इन लोगों की ईदें कैसी होती हैं। तो हमने सोचा कि अपनी ईद का साथ है, हाँ, आपके साथ हम ईद बना रहे हैं और हमारी ईद तो पब्लिक पीएनएन फैमिली के साथ होती है। तो के साथ ऐसे के अंदर हमने सोचा कि आपकी ईद के मज़े को मज़ीद दोबाला करने के लिए एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाए जो कि बहुत फिजा सीजन पॉलिटिशियन है। सबसे अच्छा उनका जो इससे पहले वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं, बेशुमार अहम वजारतों पर रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनके मुखालिफिन भी, मैं ये बात मुकम्मल करूंगा उसके बाद आप आइएगा, उनके मुखालिफिन भी इस बात का एतराफ़ करते हैं, जितनी मर्जी सख्त से सख्त बात भी हो, इंतहाई शाइस्तगी के साथ और तहजीब के साथ वो ये बात करते हैं। यही बात आई वाज अबाउट टू से कि उनके बारे में अगर मुझसे पूछा जाए तो वैसे तो वो जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं उसका पूरा बैकग्राउंड ही ऐसा है कि वो जैसे आजकल सियासत हो रही है उस सियासत पर यकीन नहीं रखते। लेकिन ख़ास तौर पर जिनका आज हमारे जिस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू है और अपने मुखालिफिन को जिस तरह से वो अपनी गुफ्तगू से ही खामोश करवा देते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह से तर्क कलामी या कोई पर्सनल अटैक, जिस तरह से करैक्टर असैसिनेशन होती है उस तरह से नहीं, लेकिन अपनी गुफ्तगू से ही और अपनी सियासत से ही वो मुखालिफिन को खामोश करवा देते हैं। तो ये वतीरा उनका है और उनकी जमात का है। तो आई गेस हमने बहुत जमातों में तो बिल्कुल से ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उनकी स्पेशलिटी ही ये है। तो बगैर किसी तमहीद के, तमहीद तो खैर हमने बहुत बांध दी है, तो हम तारुफ करवाते हैं। आज हमारे साथ मुशीर बराए वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कायरा साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको और बहुत बहुत ईद की खुशियां आपको मुबारक हो। ये बताइएगा सर, पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनकी तो कहते हैं कि ईदें भी बड़ी सियासी होती हैं, ईद के मौके पर भी ईद मिलन पार्टी के नाम पर भी वो कोई ना कोई सियासी एक्टिविटी का जो है माहौल बना लेते हैं। तो आप बताएं, आपकी ईद कैसी गुजरती है? घर वालों के साथ ज़्यादा गुजरती है या बाहर सियासी लोगों के साथ आपका वक्त गुजरता है? बहुत शुक्रिया। एक तो आपको, आपकी सारी टीम को, पीएनएन को और पूरे मुल्क को, पाकिस्तान के एक एक कोने में बसने वाले अपने तमाम बहनों भाइयों को, दुनिया भर में मुसलमानों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें खुशियाँ नसीब करे। ये कुर्बानी का अमल सुन्नत इब्राहिमी आसान तरीके से अदा करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। आपने मेरे बारे में बहुत अच्छे कलमात कहे, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके प्रोग्राम में अगली बात करने से पहले मैं कैसी ईद गुजरती है इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कर लूँ। आज का दिन कुर्बानी का दिन, और कुर्बानी सिर्फ ज़बह करने का नाम नहीं है। कुर्बानी बेसिकली कुर्बानी देने का नाम है। कुर्बानी की कीमती चीजों को मुस्तहकीन की तरफ जो लौटाने का नाम है। ये जो हमारे यहाँ तसव्वुर बन गया है ना कि हम गोश्त पकाते हैं, जानवर ज़बह करते हैं, उसमें हिस्से बखरे करते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं, दोस्तों को देते हैं, तोहफे देते हैं। मेरी दानिश में, मैं कोई दीनी आलम नहीं हूँ, मेरी दानिश में ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है। आप खुद पकाइए, घर में पकाइए, जरूर खाइए। और आप रोज गोश्त खाते हैं। नॉर्मली जो लोग कुर्बानी देते हैं वो साहिब हैसियत होते हैं। साहिब हैसियत लोग रोज नहीं तो दूसरे दिन गोश्त खाते हैं। ये गोश्त आपके दोस्तों का, आपके अजीजों का और आपकी रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेकाल नहीं है, बल्कि असल में
ये मुस्तहिकीन का इस्तेहकाक है। अपनी जरूरत का रखिए और बाकी उनमें तकसीम कीजिए, ताकि इस कुर्बानी का एक्चुअल रूह ये है। बाकी ना हमारा गोश्त अल्लाह को जाता है, ना हमारा दिया हुआ खून अल्लाह को जाता है। वो जज्बा है, वो सोच है, और उस सोच को हमें देखना चाहिए। मेरी यही गुजारिश कि अपनी जरूरत का रखिए और तकसीम मत कीजिए, लोगों में तकसीम कीजिए। ये तोहफे तोहफ देने का जरिया नहीं है। हम एक दूसरे को तोहफ दे के इसमें काफी गोश्त निकाल देते हैं। बहुत खूबसूरत। दूसरी बात यह है कि सियासतदानों की ईद पड़ी, घर आ गए, घर आके अब ईद उल अज़हा के मौके पे जरा थोड़ी देर ठहर के दोस्त अभी भी आना शुरू हो गए। लेकिन अभी थोड़ी देर दोस्तों का और जो है दिन शुरू जब आगे बढ़ेगा तो और दोस्तों का आना। मुझे कमर साहब ये बताइए, आप खुद कुर्बानी के जानवर खरीदने पसंद करने खुद जाते हैं और फिर कुर्बानी में भी हाथ बटाते हैं, जानवर को छुरी फेरना, ज़िबा करना। मैं अर्ज कर रहा था कि मैं तो घर बैठा रहता हूँ, अभी सुबह से बैठूंगा और दिन भर दोस्त आते रहेंगे, कल भी ऐसे ही होगा, और खाने वाना पक के आके हम खाते रहेंगे। फैमिली के साथ वक्त कम गुजरता है। जानवर मैं तो जी बिल्कुल मुझे नहीं पता कि कौन सा जानवर होगा, मुझे कल पता चलेगा। मेरे क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, भाई साहब हमारे वही खरीदारी करते हैं और मुझे कल बताया जाएगा कि इस जानवर में मेरा हिस्सा है या ये जानवर मेरे नाम। अच्छा, यानी कि खरीदारी के अमल में तो आप हिस्सा नहीं लेते? खरीदारी के अमल में तो हिस्सा नहीं लेते ना? खरीदारी के अमल में मेरा कोई ताल्लुक होता है, ना ज़िबा करने के अमल में मेरा कोई ताल्लुक होता है, ना गोश्त तकसीम करने के अमल में मेरा कोई ताल्लुक होता है। मेरा ताल्लुक उस कुर्बानी में सिर्फ इजाजत देने से होता है, और बाकी जब गोश्त पक के आ जाए साहब इन चीजों से तो आपका ताल्लुक नहीं होता। किचन में भाभी का हाथ बटाने से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक है, या किचन में भी भाभी पर ही जिम्मेदारी होती है सारी कि वो ही गोश्त के बनाने का पकाने का अमल उसमें करें? ये उन्हीं का काम है जी। मेरी अहलिया वर्किंग वुमेन नहीं है, वो घरेलू खातून है। सो किचन उनके जिम्मे है, और हमारी जो घरेलू खवातीन है ये अपने किचन तक रसाई कम ही देती है वैसे भी। लेकिन मैं तो बताया जी कि मैं दोस्तों में बैठ जाता हूँ और दोस्तों के साथ सारा दिन गुजरता है रात तक। दोस्त अब आप हल्के से आते रहते हैं मिलने, ईद मुबारक देने। लेकिन इतने सालों से अगर वो आपको ईद का खाना बना के खिला रही है, इस बार वैसे आपका बनता है कि आप उन्हें और कुछ नहीं, एक कबाब ही फ्राई करके खिला दें। हम सिफारिश कर रहे हैं भाभी के बिहाफ पे आपसे। चले आपकी तजवीज देखते हैं। आज दिन में कुछ दोस्तों से वक्त निकलता है थोड़ा सा, तो कोई नहीं, जरूर इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। चले ये तो अब मुझे ये बताइए कि आप मुझे इतना नाबल्द नहीं हूँ। मैं खाना दोस्तों में जब कभी जाते थे तो मैं अच्छा खाना बना लेता था। जब पिकनिक पे जाते थे मैं रोस्ट कर लेता हूँ, मैं कोरमा बना लेता हूँ, मैं बहुत सारा खाना बना सकता हूँ। अच्छा, ये तो वैसे अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ईद पे कौन से आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं, पॉलिटिशियंस आपकी जमात से या दूसरे, जो आपकी तरफ आते हैं और खानों की फरमाइश, या आपकी कोई खानों की फरमाइश, या फिर बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी, उनकी तरफ से भी कोई हिस्सा आता है कुर्बानी का? कुर्बानी तो क्योंकि वो कराची करते हैं, उनकी तरफ से ईद का तोहफा, आजकल आमों का मौसम है तो आम आते हैं। हाँ। दोस्त अब आप सारी पार्टी वाले, बाकी हल्के के दोस्त भी आते हैं, पार्टी से ताल्लुक ना रखने वाले दोस्त भी आते हैं, और पार्टी वाले भी आते हैं, मिलते हैं। पार्टी के जो सीनियर साथी हैं वो तो अपने अपने हलकों में होते हैं, जो ईद डेज में मिलना मिलाना नहीं बल्कि टेलीफोन एक जरिया होता है। अच्छा कायरा साहब, कोई ऐसा दोस्त आपका जिसके बगैर आपकी ईद अधूरी हो? मतलब कोई ऐसे दोस्त होते हैं 2-3 जिनसे मिले बगैर आपकी ईद मुकम्मल नहीं होती है, जिनसे तो ईद पे मिलना ही मिलना होता है? बेस्ट फ्रेंड कौन सा है आपका, सियासत में हो या वैसे आपके हल्का अहबाब में हो? दोस्त तो यकीनन ये हर बंदे की जिंदगी में कुछ होते हैं जो ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन उनका इजहार करना बाकी दोस्तों की दिल आजारी होता है। मेरा ख्याल है ये सवाल इसको अवॉइड कर लें। वाह, ये है कामयाब सियासतदान। इससे कायरा साहब से बढ़कर इसका खूबसूरत जवाब कोई नहीं दे सकता। कायरा साहब, बच्चे आपसे या बड़ी ईद पे भी ईदी मांगते हैं? बड़ी ईद पे भी ईदी देते हैं? उनको छोटी बड़ी से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको ईदी से ताल्लुक होता है। जिस तरह वो रईसानी साहब, आजकल तो आपके पास बहुत सारे वसाइल है ना, ये एंटरटेनमेंट के भी हैं, बाकी भी है, तो हमें मेलों ठेलों और ईद के मौके पे ही वसाइल भी मिलते थे और आजादी भी मिलती थी। तो हम सुबह सुबह तैयार होकर कोशिश होती इसी के सब चाचो मामों सबके पास जाना और उनको ईद मुबारक कहना, और मकसद वही होता था कि ईदी मिले और पैसे इकट्ठे हो जाए
और फिर सारा दिन उन पैसों के साथ दोस्तों से मिलके कभी फिल्म देखने जा रहे हैं, कभी कोई लैयर है। तो आज भी बच्चों का वतीरा ऑलमोस्ट वही है, तो सुबह सुबह नहा धो के कपड़े पहन के सबको मिलते हैं। सारा साहब फिल्म देखने की आपने बात की, तो अभी भी शौक है, मूवी वगैरह देखते हैं अभी भी फैमिली के साथ जब सब इकट्ठे होते हैं? अब तो फिल्म सिनेमास तो हमारे इलाकों में खत्म हो गए, बड़े शहरों के हद तक रह गए हैं। लेकिन अब क्योंकि हर घर में थिएटर है, हर घर में फिल्म पड़ी है, हर घर में टीवी लगा हुआ है, ड्रामा चल रहा होता है, तो ये फिल्म का एक बड़ा आला वर्जन है। आप अपनी मर्जी की चॉइस की चीजें देख सकते हैं। हमारे दौर में तो शहर में एक ही सिनेमा होता था, उस वक्त टीवी इस तरह नहीं थे आम घरों में, और इतना हमारे बचपन में तो सिर्फ पीटीवी हुआ करता था और वो शाम 10 बजे बंद हो जाता था। उस पर उनकी मर्जी की चीजें चलती थी। तो हम जाके सिनेमा में फिल्म देखना, बड़ी स्क्रीन पे, ये एक बहुत बड़ी अयाशी हुआ करती थी। आज वो अयाशी की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब तो हर बंदे के हाथ में फोन पे फिल्म है। तो आपने फिल्म लास्ट क्या है, मूवी कौन सी जहान है। देखी है? लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी है? मैंने लास्ट मूवी फिल्म सिनेमा में ब्लैक पैंथर देखी थी। वाह, ब्लैक पैंथर, राइट। अच्छा, वैसे अगर आप सियासतदान ना होते तो फिर क्या, मतलब एक्टिंग का शौक है आपको? अब मेरी ख्वाहिश है, होती या है, अगर मैं सियासत में ना होता तो मैं कोशिश करता कि मैं उस्ताद बनता। उस्ताद बनते, क्या वाह। बात है। अच्छा कारा nice. साहब, ईद का दिन है तो लाइटर नोट पे बातें होती हैं, ज्यादा सियासी बातें तो हमने करनी नहीं है। सर, अगर आपसे मैं 2-3 शख्सियात के बारे में पूछूं और उनकी बताऊं कि एक अच्छी बात क्या है और उनकी एक ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि उनके अंदर वो ना हो। मियां नवाज शरीफ साहब से शुरू करते हैं। नवाज शरीफ साहब की, आप तो बड़ा उनके करीब भी रहे हैं, मुलाकातें भी होती रहती हैं, नवाज शरीफ साहब की कोई एक खूबी बताइएगा सर। नवाज शरीफ साहब बड़े मिलनसार हैं और बड़े मशहूर कल्ब आदमी है, जो मैंने उनको देखा है। बड़े नहीं छोड़ देते हैं, नहीं पूछा करते। ईद में खामियां वैसे भी अपने जो सिर्फ खूबियों पर ही बात करते हैं, खूबियों पर ही बात करते हैं। किसी की बिलावल साहब की पूछ लेते हैं। आप बिलावल साहब की खूबी तो बताइए। अच्छा ये बताइए, बिलावल साहब शादी कब कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो। हमारी तो ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द हो जाए, और हम कभी कभी कह भी देते हैं, लेकिन अच्छा। फिर एक हिजाब का रिश्ता भी है। वो हमारे चेयरमैन हैं और लीडर भी हैं और हमारे अजीज भी हैं। बिलावल साहब से तो हमें वैसे ही, आपने पूछा उनसे इश्क है, मेरा तो उनसे इश्क है। तो जिससे इश्क होता है उसकी खूबियां नजर आती है, खामी तो नजर आती है। अच्छा कह रहा साहब, जब आप उनको शादी का कहते हैं, जिस तरह आपने कहा अक्सर हम कह भी देते हैं, तो आगे से उनका रिएक्शन क्या होता है? बिलावल मुस्कुरा देते हैं, शर्मा देते हैं? उन्होंने कहा हाँ, नहीं होता है कि हाँ करनी है, करते हैं। हाँ, करते हैं। अच्छा वैसे आपने कभी उन्हें कहा है कि हमने लड़की आपके लिए पसंद कर लिया? होता है ना इस तरह से, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। बिलाशुबा अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो हमारे लीडर हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं बड़ी, लेकिन वो हमारा बहुत एहतराम एक बड़े के तौर पे करते हैं, एक बुजुर्ग के तौर पे भी करते हैं। जरदारी साहब कभी बैठे हो तो उनके साथ भी हम छेड़छाड़ करते रहते हैं कि जी आप बिलावल साहब की, चेयरमैन साहब की शादी कर देनी चाहिए। तो वो कह देते हैं कि भाई ठीक है, ढूंढो ना उसके लिए कोई लड़की ढूंढो। तो बस इस तरह की बातें चलती रहती है। ये जिम्मेदारी जो है ना, कोई यादगार वाकया, कोई मजेदार वाकया हो आपका जरदारी साहब के साथ, कोई एक किस्सा, कोई यादगार, हम चाहेंगे कि आज की ईद के हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी ईद को मजीद दोबाला किया जाए। कोई अजराह तफन्नुन, कोई यादगार किस्सा, कोई खूबसूरत वाकया? किस्सा मजाक का कम है, मजाक का भी बहुत है लाइटर साइड के, लेकिन जरदारी साहब का एक वाकया जो उनकी तदब्बर का वजह से सारे लोग उनके तदब्बर के कायल हैं। एतराज तो हर शख्स के बंदों पर निकाले जा सकते हैं, लोग उन पर एतराज करते भी हैं, लेकिन आज एक जमाना उनके मुखालिफ भी इस बात के मोतरफ है कि बड़े दूरदराज आदमी है और सियासत में उनका इस वक्त कोई सानित नहीं है। आज की साथ जब हमारी 2008 में गवर्नमेंट बनी, उस वक्त अभी वो सदर नहीं बने थे, तो मेरा भी ये एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का थोड़ा था, क्योंकि बीबी शहीद की जिंदगी में उनसे कम मुलाकातें होती थी। जब हम पहले एमएनए थे उस वक्त वो जेल में थे और उनके साथ कभी कभी मुलाकात होती रहती थी, लेकिन उनके साथ इंटरेक्शन ये हुआ। और हमारी हुकूमत बनी तो डार साहब, उस वक्त मुस्लिम लीग के साथ हमारा इत्तेहाद था, डार साहब और अहसन इकबाल साहब और शायद ख्वाजा साद रफीक साहब थे या कोई और साथी थे,
वो तशरीफ लाए जरदारी हाउस इस्लामाबाद में। वहाँ हम भी 3-4 दोस्त साथ थे, उनके कैबिनेट के मेंबर्स जो थे। तो जरदारी साहब ने डार साहब को बजट के ऊपर, जब वो ब्रीफिंग हुई क्योंकि बजट पेश होना था, तो जरदारी साहब ने 2-3 बातें उनको ऐसी कही जो मुझे बाद में वो सच साबित हुई। उन्होंने कहा एक तो ये कि तनख्वाहें जो है ना वो बढ़ा दो, और उन तनख्वाहें बढ़ा और बहुत ज्यादा बढ़ा, 100% बढ़ा दे, 100%, 50% कम से कम बढ़ा दे। और वो क्यों बढ़ा दे? लॉजिक ये थी कि तनख्वाहें बढ़ाने से एक तो लोगों को उस वक्त बड़ी तकलीफ थी, जिस तरह आज बहुत महंगाई है, उस वक्त भी बड़ी महंगाई थी। उन्होंने कहा फौरी तौर पे हमें लोगों को रिलीफ देना है, और जो इकोनॉमी में इस वक्त क्रंच आया, जो रुकी हुई है इकोनॉमी या जैम की तरफ जा रही है, इसको फौरी तौर पे जो है ना मोबाइल करने के लिए, इसको चलाने के लिए जरूरी है कि पैसा मार्केट के अंदर फेंका जाए। और तनख्वाहदार बंदे को जितना पैसा आप देंगे, एक तनख्वाहदार तनख्वाह बढ़ाएं और दूसरा किसानों की फसलों की कीमत बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा जब तनख्वाहदार को और किसान को ये यकीन होता है कि उसको नहीं, उसको हर महीने पता होता है कि अगले महीने मुझे फिर ये पैसे मिलने, तो वो सेव नहीं करता, आगे जरूरतें होती है, तो वो फौरी तौर पे अपने अखराजात बढ़ाता है। और ये पैसा जो है अल्टीमेटली दुकानदार के पास जाएगा, होलसेलर के पास जाएगा, फिर इंडस्ट्री के पास जाएगा। सो ये रोटेट होगा, मनी रिवॉल्व होगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा बहरान आ रहा है दुनिया में, और हिमाली बहरान का उन्होंने जिक्र किया। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसान को फसलों की कीमत दीजिए। उस वक्त हम गंदम, चीनी, दालें बाहर से मंगवा रहे थे, तो उन्होंने कहा 2008 की बात है कि डार साहब फसलों का गंदम की कीमत डबल कर दे, जो गवर्नमेंट की प्राइस है, तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान का किसान इस इंसेंटिव के तहत ज्यादा गंदम उगाएगा। ये जो बहरान आने वाला है, इसका हमें नहीं पता कि हम कैसे मुकाबला करेंगे, लेकिन कम से कम खुराक के मामले में तो खुद कफील हो जाए। और उस पर इत्तेफाक ना हो सका, लेकिन कीमत कुछ बढ़ाई गई। लेकिन जो वो कह रहे थे, डार साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कि बहरान आएगा। तो जरदारी साहब ने एक बड़ी तारीखी बात कही। उन्होंने कहा डार साहब मुझे तो यूं सामने दीवार को इशारा करके उन्होंने कहा मुझे वो नजर आ रहा है, वो सामने खड़ा हुआ है बहरान। और फिर यही हुआ, 7-8 महीने के बाद वो बहरान शुरू हुआ। और फिर आपको याद है 2009 के एंड पे उस बहरान ने वो शक्ल इख्तियार की थी कि पूरी दुनिया को उसने झिझोड़ कर रख दिया था। और पाकिस्तान उस वक्त फसलों की कीमत बढ़ाने की वजह से हम खुराक में खुद कफील हो गए, और उसका बड़ा झटका हमें नहीं आया। ये जरदारी साहब का बड़ा विजडम था। इसी तरह की एक आध बात और थी तो उन्होंने उस वक्त समझाई, और फिर वो जो बातें आज करते हैं उन्हें वो समझाते हैं, कई दफा उनकी बात नहीं मानते, तो बाद में हमें वो भुगतना पड़ता है। मुझे याद है एक दिन जब इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाली की तहरीक थी, मियां नवाज शरीफ साहब उनको लेके लाहौर से निकले, तो हम जरदारी साहब को जाके पहले भी कहते थे कि जी बहाल कर दें चीफ जस्टिस को, तो हम सारे जाके बैठ गए। प्राइम मिनिस्टर साहब थे, गिलानी साहब, और जरदारी साहब सदर थे, सदर हाउस में। तो हम काफी 8-10 दोस्तों को बैठे हुए थे, तो हम सारे इसरार कर रहे थे, बशमूल गिलानी साहब, कि जी हमें बहाल कर देना चाहिए इफ्तिखार चौधरी साहब को। तो जरदारी साहब इस बात पे बज़िद थे कि इस तरह जो मुतालबे माने जाते हैं, ये फिर आपकी गवर्नमेंट चलेगी नहीं। आप वो बड़े हौसले में थे, और वो कह रहे थे कि क्या होगा अगर ये दोस्त आ जाते हैं, तो आप इनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करो। और बड़ी उन्होंने एक पते की बात कही। उन्होंने कहा ये वकला आके काले कोटों में ये आगे कोई धरना दे के बैठेंगे 4 दिन 6 दिन, बैठते हैं तो हम उनको खाने देंगे, चाय देंगे, पानी देंगे, और जिन्होंने बैठना नहीं है उन्होंने दूसरे दिन चले जाना है, तो उनको आने दो, डरो नहीं। और आज अगर तुमने ये इस प्रेशर में ब्लैकमेल हो गए बहाल किया, तो फिर आपको बहुत सारे मसाइल का सामना होगा। हम प्रिवेल कर गए, हमने अपनी बात मनवा ली, और ये जो कहा जाता है ना कि आर्मी चीफ ने आके मनवाया, फैसला कर चुके थे उनकी बहाली का। अच्छा। ओके। और वो उसके बाद आर्मी चीफ को भी बुलाया हुआ था, वो दूसरे कमरे में बैठे थे, जनरल क्यानी थे उस वक्त आर्मी चीफ, फिर मुशावरत की और उसके बाद हो। अच्छा, वैसे कायरा साहब आर्मी चीफ को मिलते हैं, तो आर्मी चीफ को मिलके सिर्फ इतना उन्होंने बताया कि जी हमने फैसला किया है कि हम उनको बहाल कर रहे हैं। तो गिलानी साहब ने उन्हें कहा कि आप चौधरी एतजाज हसन साहब को फोन कर दें। तो जनरल साहब ने फोन कर दिया,
उससे वो सारा एक ऐसा तासर चला गया कि जी फौज ने दबाव डाल के और उनको बहाल करवाया है। हालांकि पीछे, और जैसे कह रहे साहब आप कह रहे हैं ना, आसिफ अली जरदारी साहब वाकई बहुत बड़े लीडर और सियासतदान उससे भी बड़े हैं, क्योंकि वाकई वो दूर रस सोचते हैं, बहुत दूर का सोचते हैं। और हमने आपसे रिक्वेस्ट भी करनी है कि हमने उनसे मिलना भी है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तीमारदारी के लिए इंशाल्लाह, इयादत के लिए हम इयादत के लिए इंशाल्लाह जरदारी साहब के हाजिर होंगे। कायरा साहब, अगेन बहुत बहुत मुबारक हो आपको बड़ी ईद की। आपने इस ईद के दिन में आज हमारे लिए टाइम निकाला, तो इंशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों को बहुत ईद मुबारक, आपकी मुबारक को, आपके पूरे और सारे मुल्क के बहनों भाइयों को ईद की खुशियां मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें बहुत सारी ईदें देखने का और ईदें मनाने का मौका दे। और इस ईद में, इस कुर्बानी की ईद में कुर्बानी यही है कि ना अपने फ्रिज भरें, ना दोस्तों को तोहफे दें। तोहफे खरीद के दिए जाते हैं, अल्लाह के नाम पे दिए जाने वाली कुर्बानियों को तोहफे के तौर पे ले जाना मुनासिब नहीं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, तीसने की बाकी है, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तो जनाब, हमने सोचा कि ईद की इस ट्रांसमिशन पर ईद के मज़े को दोबाला करने के लिए आप मुलाकात करवाएं। हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनको एक बार फिर से ईद मुबारक PNN की सारी टीम की तरफ से। और गर्मी भी है, कुर्बानी का अभी इस टाइम चल रहा है, और सारी खवातीन इस वक्त किचन में स्टैंड बाय पर है कि जैसे ही कुर्बानी का गोश्त आएगा। खवातीन का सेगमेंट मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा बाकी है। असल में अभी तो कसाई के पीछे लोग पड़े हुए हैं, लेकिन स्टैंड बाय कुछ जानवर ज़िबा, हाँ खवातीन स्टैंड बाय हैं। अच्छा, ईद पे तो मुझे तो सबसे मजे की चीज ये लगती है, बाकी सबको भी, आपको भी लगती होगी कि जब जानवर ज़िबा होते हैं तो ताजा ताजा उसकी जो कलेजी बनती है ना नाश्ते में, सबसे पहले बनती वही बनती है, वही कलेजी बनती है। बिल्कुल, मैं भी खाती हूँ, सब खाते हैं। मेरा मतलब है कि सिर्फ खाती हैं कि बनाती भी हैं? मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं कैसे बना सकती हूँ? आज आप यहाँ पर मौजूद है ना, क्या कुर्बानी जितनी ईदें हैं, कुर्बानी रोज गुज़िश्ता जितनी ईदें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो किसी ना किसी चैनल में हम होते काम ही कर रहे होते हैं, मतलब जाहिर है। मैं समझ गया, आपकी जज्बात समझ गया। किचन में जाने से आप कतराती हैं, मुझे पता है। नहीं, मैं क्यों कतराना है? किचन में जाहिर है, खाना खाने के लिए तो किचन में ही जाना पड़ता है ना। बिल्कुल, खाना खाने के लिए किचन में जाना पड़ता है, इसके अलावा जाना तो हमारा काम ही होता है। खैर, अब एक ऐसी शख्सियत से आपको हम मिलवा रहे हैं, सहाफत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, और खाने का की बड़ा नाम है, और ऐसा खाना और वो लाज़िम मलज़ूम है। बिल्कुल, अक्सर जब भी बड़े बड़े उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो एक चीज़ जो आपको उसमें कॉमन नज़र आएगी वो ये होगा कि उनके सामने एक तवील दस्तरखान है खाने का, और वो उनकी पहचान भी है। और सबसे आपको याद, मेहमान नवाज भी बहुत, ऐसी बात नहीं है कि वो खुद भी, बल्कि जो मेहमान आते हैं, और जब हम भी गए थे उनकी तरफ तो मतलब बड़े मेहमान नवाज हैं, हॉस्पिटैलिटी में उनका कोई सानी नहीं है। और पता है, मुझे याद आ गया जब लास्ट टाइम मैंने उनसे गुफ्तगू की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको खाने में क्या पसंद है? कहते हैं, पहले सोचा उन्होंने, फिर कहते हैं जितनी भी मजेदार चीजें हैं ना, मुझे सब पसंद है। सब पसंद है। उनका ये खासा है, सबसे अच्छी चीज ये है कि उनका जो बोलने का अंदाज है वो बड़ा यूनिक है। और उसकी नकल बीबी शहीद भी उतारती थी, नवाज शरीफ साहब भी उतारते थे। और अगर आप वो स्क्रीन पर नहीं है और आप दूर बैठे कहीं पर आवाज सुन रहे हैं ना, तो आप फौरन पहचान जाएंगे कि ये कौन है। यकीनन सुहेल वड़ाइद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपके वक्त का। सुहेल साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो, आपने ईद के दिन में से हमारे लिए टाइम निकाला। ये बताएं कि कुर्बानी कर ली है या अभी कसाई का वेट करें आप भी बाकी लोगों की तरह? वैसे तो अब माशाल्लाह आपका कसाई तो पहले ही टाइम से पहुंच गया होगा। नहीं, हमने कसाई का बंदोबस्त किया हुआ है। हमने ये सिस्टम ये रखा हुआ है कि जो अपना रेगुलर हमारा कसाई है जिससे हम गोश्त लेते हैं, उसी से हमने ये तय कर रखा है कि हर ईद पे वो हमें कुर्बानी करके और घर पहुंचा देता है सुबह सुबह। तो हम इस मुश्किल का हल जो है हमने निकाल लिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए, ईद के दिन पे मसरूफियात होती क्या है वैसे? कुर्बानी के अलावा क्या मसरूफियात होती हैं सारा दिन में? देखिए जी, कुर्बानी के अलावा मिलना मिलाना, खाना पीना, ये मसरूफियत होती है। मैं अब घर में, बुज़ुर्ग चूँकि इस दुनिया से चले गए हैं, तो मैं घर में बड़ा हूँ, तो मेरे कज़न्स, मेरे भाई बहनें जो हैं वो घर आ जाती हैं, और हम दोपहर का खाना जो है सबका तय है कि वो यहीं होगा हमारे घर में, तो उसका एहतमाम किया जाता है और गप्पे शप्पे लगाई जाती हैं। फैमिली के लिए फ़िक्स्ड है वो दिन, और कुछ दोस्त अहबाब भी मिलने के लिए आ जाते हैं, तो इस तरह ये दिन गुजर जाता है। अच्छा ठीक है सुहेल साहब, ये बताइएगा कि ईद के दिन भी आपकी दोस्तों के साथ महाफिल का सिलसिला जारी रहता है या फिर फैमिली को ज़्यादा टाइम देते हैं? भाभी वगैरह गिला तो करते होंगे अगर आप उनको टाइम नहीं देते होंगे। नहीं, ज़्यादातर फैमिली के साथ,
दोस्त जो हैं ईद के दूसरे दिन आते हैं। दोस्त जो हैं वो उन्होंने अगले दिन का रखा होता है। हर कोई अपनी कुर्बानी में मसरूफ़ होता है, फैमिली के साथ मसरूफ़ होता है, तो ईद का अगला दिन जो है वो दोस्तों के लिए फ़िक्स है। जो खाना खाने वाले लोग हैं उनमें तो आप मुझे लगता है कि जिनको मैं जानती हूँ उनमें आप तो टॉप पर है, जिनको खाना खाना बहुत पसंद है, खाना बनाने के भी शौकीन हैं। अब ताज़ा ताज़ा गोश्त अगर आ रहा है तो कुछ किचन में खुद जाके कुछ आज मेरा दिल कर रहा है तो कुछ बनाया, कौरमा कबाब कुछ। जी, मैं मशवरे बड़े देता हूँ खाने के लिए, मुझे जायके का पता है, चस्का है मुझे, लेकिन पकाने का मुझे कुछ पता नहीं है, तो इसलिए मैं किचन में नहीं जाता। लेकिन बाहर बैठ कर ज़रूर कहता हूँ कि ये पका लें, ये इसमें नमक मिर्च इतनी होनी चाहिए, यूँ होना चाहिए, इस तरह के मशवरे देता हूँ। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कुर्बानी के वक्त आप कसाई का हाथ बटाते हैं? वरना अमूमन होता ये है ना कि जो कुर्बानी के जानवर ज़िबा करते हैं कम से कम छुरी गर्दन पे वो फेरते हैं अपने जानवर की। तो सुहेल साहब, आप भी कुर्बानी के अमल में हिस्सा लेते हैं, बस दूर दूर से देखते ही हैं जानवर ज़िबा होते? नहीं, मैं तो कुर्बानी होते हुए भी नहीं देख सकता, सच्ची जो बात है। मेरा दिल बड़ा चिड़ी जितना है, तो इसलिए मैं बचपन में देखा है, तो उसके बाद अब नहीं देखता। अच्छा सुहेल साहब, जितने आप खाने के शौकीन हैं, वैसे ये बताइए कि जो बकरे की रानें आती हैं तो उनको आप भी बाकी लोगों की तरह फ्रीज़र में रख देते हैं या फिर तकसीम भी करते हैं, या फिर रात के टाइम सबको इकट्ठे करके रान रोस्ट करवा के पार्टीज चल रही हैं? नहीं जी नहीं, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तकसीम कर दें। हम ज़्यादा देर कुर्बानी का गोश्त खा नहीं सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है उस हफ़्ते के लिए, क्योंकि दुकानें खुली नहीं होती गोश्त वाली, तो उससे ज़्यादा नहीं हम रखते और सारा बांट देते हैं। और ईद वाले दिन भी हम ये करते हैं कि सुबह सुबह सबसे पहले कलेजी जो है वो पकती है, और फिर लंच तक दूसरा गोश्त जो है उसमें हम आम तौर पर पुलाव जो है वो लाजमी होता है, गोश्त मटन पुलाव, और दूसरा ये है कि साथ शोरबा होता है मटन का ही। तो ये हमारी डिश है, पेट डिश है, ये हम खाते हैं। कई दफ़ा आलू डाल लेते हैं, कई दफ़ा डायरेक्ट जो है मटन शोरबा होता है। वैसे सुहेल साहब, इस साल की अगर बात करें जो हमारे मुआशी हालात हैं, आपको नहीं लगता कि कुर्बानी में भी कुछ कमी देखने में आई है, या कुर्बानी इतनी महंगी हो गई है कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है? बहुत हुई है जी, वाकई कुव्वत ख़रीद भी, और जो है एक तो सारी दुनिया में जो है कसाद बाज़ारी है, सारी दुनिया में ही महंगाई बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत जो है वो ठहराव का शिकार है। और इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हैं नहीं, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ख़राब है। तो इसलिए इक़्तिसादी हालत तो जब तक ठीक ना हो उस वक्त तक मुल्क खड़ा नहीं हो सकता। सर, हम तो ईद यहाँ पर ऑन एयर आपके साथ इस तरह और अपने व्यूअर्स के साथ गुजारे हैं, तो सियासतदानों के आपके बड़े करीबी ताल्लुक हैं, कैसे गुजारते हैं? सहाफ़ी तो काम करके गुजारते हैं, तो सियासतदान कैसे ईद गुजारते हैं? सच बताना है आपने, किसी की साइड नहीं लेनी, सच बताना है, कैसे पॉलिटिशियंस ईद के दिन कैसे गुजारते हैं रियलिटी में? नहीं जी नहीं, सियासतदानों की तो ईद भी सियासी होती है। वो बेचारे घर को कम टाइम देते हैं, दे पाते हैं, और ज़्यादातर लोगों में ही रहते हैं या अपने हलके में फिरते हैं। तो सियासतदान की ज़िंदगी जो है वो तो आवाम के बग़ैर और सियासत के बग़ैर गुजर ही नहीं सकती। मैंने तो जितने भी सियासतदान देखे हैं वो इवन जब अपनी ईद मनाने अपने घर पे भी होते हैं तो लोग उनके दरवाज़े तोड़ रहे होते हैं, और कोई ड्राइंग रूम में बैठा होता है तो कई लिविंग रूम का दरवाज़ा भी खटखटा देते हैं। सुहेल साहब, सियासतदानों की बात हो रही है तो ये बताएं कि आप तो बड़ा करीब से सियासतदानों को जानते हैं, ये सिर्फ ईदी लेते हैं या ईदी देते भी हैं? नहीं, लेने का रिवाज तो नहीं है, मुलाजमों को तो देते ही हैं, लेकिन तोहफे तोहफ़ पाकिस्तानी की सोसाइटी में, सिंध में बिलखसूस बहुत ज़्यादा है, और लोग एक दूसरे के घर जब जाते हैं तो तोहफ़ लेके जाते हैं। पंजाब में भी ये रिवाज है, हमारे यहाँ केक्स आते हैं, इवन हम जो सियासत में नहीं हैं हमारे यहाँ भी केक्स आते हैं, तो सियासतदानों को ज़ाहिर है हो सकता है केकों के साथ भी कुछ आ जाता हो। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइए कि अब कुछ सियासी मंजरनामे से भी कुछ हमें बताएं कि ये तो हमने बड़ी ईद तो हो गई, लेकिन क्या बड़ी ईद के बाद ये हुकूमत की भी कुर्बानी हो रही है? जी बिल्कुल, ये हुकूमत तो अगस्त से आगे नहीं जा सकती, और ये जो है इसको इंटरिम गवर्नमेंट आनी, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो देखें कब चलेगी, क्योंकि अक्टूबर में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते।
सही। अच्छा सोहेल साहब, ये बताएं कि शनीद ये है कि ईद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अपनी राहें जुदा करने जा रही है। आपके ज़रा क्या कहते हैं सर, वाकई ऐसा कुछ होगा? मेरा नहीं ख्याल। जितनी देर तक तहरीक इंसाफ जो है वो इनके सामने खड़ी है और उसका ख़तरा मौजूद है, उस वक़्त तक नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा नहीं होंगी। अभी PTI का वोट बैंक बरकरार है और थ्रेट है इन दोनों पार्टियों के लिए। इसलिए ये दोनों पार्टियां अगर हुकूमत में रहना चाहती हैं तो इकट्ठी रहेंगी, अगर ये अलग अलग हो गई तो इनकी हुकूमत भी जाएगी और PTI मजबूत होगी। राइट, बहुत शुक्रिया सोहेल वराइद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वंस अगेन ईद मुबारक आपको। और ये तो सिलसिला अब सारा दिन ही चलता रहेगा। ऑब्वियसली कहीं पर आज खाने बन रहे हैं, कहीं पर दावतें उड़ाई जाएंगी। जो आज के मेहमान हैं कल के मेजबान होंगे और आज के मेजबान कल के मेहमान होंगे। तो मजीद भी खूबसूरत शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग तो अपनी ईद घर में मना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ जानवर ज़िबा हो गए होंगे और जिनके घरों में कुर्बानी हो चुकी होगी वो अपने पकवानों की भीनी भीनी खुशबू से महजूज हो रहे होंगे, मज़े मज़े के पकवान खा रहे होंगे और सिर्फ हमारी ज़बान पे सिर्फ पानी आ सकता है। हम भी फौरन जो है ना जाके कुछ कबाब खाएं, अच्छा लेकिन अब से 2-4-5 सालों से जब से हम ईदें अपनी ऑफिस में मना रहे हैं तो हमारी ईद की खुशी यही होती है कि हम आप लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, मज़े मज़े की शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं और इसका मकसद भी यही होता है कि आप लोग घर में अगर बैठे हैं तो घर में बैठ के भी हम लोग आपको एंटरटेन करें। लेकिन उसके बावजूद भी खाने को आप मिस नहीं कर सकते। बिल्कुल, खाने को कैसे मिस कर सकते। और बड़ी ईद पर ये तो है ही खाने और ख्वाबों की ईद, तो इसलिए क्योंकि जैसे ही क्लोजिंग होगी तो उम्मीद करते हैं जब हम भी घर जाएंगे तो हमारा नाश्ता उसी तरह पका होगा जिस तरह भी आपके दस्तरखानों पे नाश्ता पड़ा है आपका। और लेकिन अब जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनका ताल्लुक फैशन की दुनिया से है ना। उनका ताल्लुक फैशन और उसके साथ साथ मेकअप। यस, शोबिस स्टार है ये और सुपर डुपर मॉडल है। मतलब कि जब मैं उनका नाम लूंगी तो उनको सबको पता चल जाएगा कि उन्होंने मॉडलिंग में अपने करियर को जितना स्ट्रांगली बनाया है। और मैं कहती हूँ कि विमेन की एक अच्छी बुलंद आवाज़ भी है, विमेन इश्यूज पर बात भी करती है। और उसके साथ साथ मेकअप ट्रिक्स, अगर आपने इनके मेकअप हैक्स जानने हैं ना तो मतलब शी इज़ द एक्सपर्ट के मेकअप के अंदर किस तरह से इतने माशाल्लाह अच्छे से सैलून रन कर रही हैं। अक्सर मैं इनको देखती हूँ जो वीडियोस जो ये मेकअप करती हैं। खुद एक सुपर डुपर मॉडल है, खुद एक सेलिब्रिटी हैं और उसके बाद जब ये मेकअप करती हैं ना तो फिर मैं कहती हूँ कि वो शक्ल तब्दील करके मैजिक है। और मेरा ख्याल है लोगों में ज़्यादा सस्पेंस हाइल ना करें, ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करें। तो हमारे साथ सुपर मॉडल नादिया हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नादिया आपका। हमने सोचा कि नादिया आपको स्क्रीन पर बुलाएं और आपके स्क्रीन पे आने से हमारी स्क्रीन को भी 4 चांद लगें और ईद का मज़ा जो है मज़ीद दुगना हो, दोबाला हो। तो सुनाई नादिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? क्या घर में ज़्यादा ईद पे टाइम देती हैं या फिर आपकी अपनी मसरूफियत भी चलती रहती हैं साथ साथ? ईद तो बड़ी इस वक्त जो है वो जाहिर है ईद के गहमी होती है वो बड़ी जो बकरा ईद की जो गहमा गहमी होती है वो तो एक अलग ही किस्म की गहमा गहमी होती है, क्योंकि खास तौर पे कुर्बानी में जो है वो बड़ा बिजी हो रहे होते हैं सब। और जो गोश्त आ रहा होता है उसको समेटना, उसको फ्रीजर में रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी करना है वो बड़ा टाइमली जो है ना ये सारी चीजें हो रही होती है। तो पूरा दिन जो है वो इसी में ही गुजरता है। अच्छा ये बताइए कि ये बड़ी अच्छी बात है, आपने ईद पे लाहौरियों को तो खुश कर दिया है। पहले तो सिर्फ कराची के अंदर आपका सैलून था और वहीं पर ख़वातीन जो है वो आपके मेकअप ट्रिक से जो है वो मुस्तफ़ीद होती थी। तो अब लाहौर के अंदर कैसा रिस्पांस रहा है ईद पर? कुछ स्पेशल पैकेजेस थे, कैसा रिस्पांस रहा लाहौरियों का? जी ईद पर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त पैकेजेस अवेलेबल हैं और थी, जिसके अंदर हेयर की सर्विसेज हो गई, फेशियल की सर्विसेज हो गई, मेहंदी हो गया, बहुत सारी इस किस्म की जो खास तौर पे ईद की तैयारी के लिए लोग कराना चाहते हैं। मैनी पेडी हो गया, वैक्सिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, ये सारी जो चीजें हैं इन सब चीजों के ऊपर ना जबरदस्त पैकेजेस अवेलेबल थे। अच्छा नादिया, ये बताएं कि क्योंकि फैशन से आपका ताल्लुक है, फैशन तो एक टाइम के बाद ना रिवाइव होता रहता है, तो इस साल फैशन का रुझान क्या है? क्या नया ट्रेंड मुतारिफ हुआ है फैशन की दुनिया में? जरा फैशन के बारे में भी कुछ हमें बताएं जरा। देखिए जो फैशन इंडस्ट्री है वो ज्यादातर ईद के मौके पर नहीं, लेकिन ये ज्यादातर जो है वो सीजनल होता है। मौसम के लिहाज से जो है वो सीजन जब चेंज होते हैं तो वहां पे जो है वो लाइक चेंजेस आती हैं ड्रेसिंग में, कलर्स में।
लेकिन ईद पे जो है वो हमेशा क्योंकि अब ईद जो है वो गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी है, चाहे आप पंजाब देखें चाहे सिंध देखें, तो हर तरफ इतनी ज्यादा गर्मी है कि ईद में जो है वो ज्यादातर जो है वो हल्के मटेरियल के कपड़े पहने जा रहे हैं, जिसमें एम्ब्रॉयडरीज भी कम है, ताकि थोड़ा सा ब्रीदेबल रहे, क्योंकि गर्मी में जो है वो इतने हेवी कपड़े पहनना या रेशमी या जो सिंथेटिक फैब्रिक है वो पहनना बहुत ही जो है आई वुड से कि अननेसेसरी हो जाता है, अनबेरेबल हो जाता है। इतनी गर्मी में जो है ना सिंथेटिक फैब्रिक पहनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो बेहतर यही है कि आप कूल रहें, कंफर्टेबल रहें और ताकि आपका मूड भी अच्छा रहे। अच्छा, वैसे इस बात से तो आप अग्री करेंगी कि अभी मेकअप पैकेजेस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, बिकॉज मेकअप की जो इम्पोर्ट है उस पर बड़ी सख्त टैक्सेस लगाए गए हैं। 25% लग्जरी आइटम्स मेकअप को कंसीडर किया गया है। हालांकि हम जब बजट के पेश हो रहा था तब इसको बड़ा दिल से कंडेम किया था, और हमने उसी टाइम खवातीन से ताज़ियत की थी कि आपकी मेकअप किट्स जो है बहुत महंगी हो गई हैं। तो अब ये बताइए कि बजट के बाद कैसी सूरत हाल है, किस तरह से मैनेज कर रही हैं? देखिए, बजट तो हर साल बजट में जो है वो और ज्यादा मुश्किलात आती हैं, खास तौर पे टैक्सेस से रिलेटेड। जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर जब टैक्सेस बढ़ती हैं, तो हमारा तो सैलून का जो काम है वो भी बड़ा सारी इंपोर्टेड माल पे काम होता है। जो मेरा मेकअप का जो ब्रांड है वो भी सारा मेरा इंपोर्टेड है, इस वजह से जो है वो उसमें भी बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है जब स्टॉक पीछे से महंगा आ रहा है, हर चीज में महंगाई हो रही है, बिजली में महंगाई और हर चीज की महंगाई हो रही है। तो इसके अंदर फिर हमारी जो कॉस्ट होती है, एक सैलून के लिए कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई चली जाती है, और फिर क्लाइंट जो है वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो डिस्काउंट दो। तो ये दोनों चीजें मैनेज करना जो है वो बहुत 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 मुश्किल हो जाता है, और अब तो बल्कि बिजनेस जो है ना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अच्छा नादिया, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम पूछेंगे आपसे कि इस ईद पर किस तरह आज के दिन ख़वातीन अपना बनाव सिंगार करें, क्योंकि अभी का जो फर्स्ट टाइम है, जो सुबह का टाइम है, इसमें तो ख़वातीन ज़रा कुकिंग में मशगूल होती हैं, किचन में उनकी मसरूफियत होती है। तो किस तरीके से ईद के दिन, क्योंकि ज़्यादा किचन के पास उनका टाइम गुजरता है, चूल्हे के पास, ओवन के पास, अपनी स्किन को, अपनी जिल्द को किस तरह ख़वातीन बेहतर रख सकती हैं? देखिए फिजा, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि फैशन जिस तरह होता है उसी तरीके से जो हमें अपनी स्किन का जो ख्याल रखना है वो भी वेदर रिलेटेड बहुत ज्यादा जो है ना वो वेदर पे डिपेंड करता है। खास तौर पे आजकल की गर्मियों में हमें पानी ज्यादा पीना है ताकि हमारी स्किन डिहाइड्रेट ना हो। समर्स में भी अगर आप पानी ज्यादा नहीं पीते तो हमारी स्किन और ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो स्किन के ऊपर मेकअप अच्छा नहीं टिकता है, जो हमारी स्किन पे ग्लो आना होता है वो ग्लो नहीं आता है। तो पानी बहुत पीना है हमें समर्स में खास तौर पे। और इसके अलावा जो है मैट फाउंडेशन इस्तेमाल करना है, जैसे कि मेरी ब्रांड में प्रोवेयर मैट फाउंडेशन है, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा जबरदस्त फाउंडेशन रहता है, जिससे आपकी स्वेटिंग कंट्रोल रहती है, आपका फाउंडेशन हटेगा नहीं, लाइक बड़ा अच्छा लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग स्टे करता है। हल्का मेकअप करें ताकि ओवर पावरिंग ना रहे। जब बहुत ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर मेकअप लगा होता है और खास तौर पे अगर आप स्वेटिंग कर रहे हैं तो वो भी जो है ना बहुत ज्यादा बुरा लगता है, कि अगर आपकी स्किन को ब्रीथ करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जब हमारी फेस पे ऑयल्स निकल रहे होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, तो उसमें जो है ना हमें मेकअप हल्का सा हल्का रखना है, कम रखना है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सही इस्तेमाल करनी है ताकि हमारी स्किन अच्छी लगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये बड़ी ईद है, बकरा ईद है, इस पर क्या मसरूफियात होती हैं? जो टीवी सेलिब्रिटीज होती हैं, जो फैशन इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, तो क्या मसरूफियात होती हैं? सेम होती हैं जो बाकी लोगों की होती है, हम लोग किसी से मुख्तलिफ नहीं हैं। हमारी भी जो है वो वही जो है वो तकरीबात रहती हैं जो बाकी लोगों की रहती हैं, मिलना जुलना, कुर्बानी करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना गोश्त की। और जाहिर है ये एक ऐसी एक आई वुड से कि एक त्योहार है कि जो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। तो चाहे वो छोटी ईद हो गई, बड़ी ईद हो गई, हम जो है वो किसी से अलग नहीं है, तो इसी तरीके से वैसे ही मनाते हैं जैसे बाकी सारे अब पाकिस्तान मनाता है। अच्छा नादिया, ये बताइएगा कि इस ईद पर आप क्या कुर्बानी कर रही हैं? जी मैंने जो है वो बकरे की कुर्बानी की है इस ईद पे। अच्छा, ये बताइए, आप तो वर्किंग वुमेन हैं,
तो घर के काम अभी जब कुर्बानी होगी उसके बाद गोश्त वगैरह सारा आएगा किचन में, तो सब जो मेड्स हैं वही काम करेंगी या खुद भी, या आप भी फिजा की तरह सिर्फ बैठ के खाएंगी देखेंगी? नहीं मतलब कि आप खुद भी कुछ पकाएंगी किचन में, या पूरे खाना तारी कैसे निभाएंगी आप? जो गोश्त वगैरह का काम होता है वो तो खुद जो है वो मैनेज करना पड़ता है। सारा काम तो जाहिर है मुलाजिमों पे नहीं छोड़ सकते। गोश्त का काम जो होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसकी पैकिंग करना, क्या गोश्त कहाँ जाना है, किधर जाना है, कितना जाना है, वो सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन बहुत जो मतलब कि जो बाकी काम है वो फिर स्टाफ कर रहा होता है। अगर हम लोग घर में कोई डिनर कर रहे होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग का मेन्यू में क्या है। जैसे कि अगर बारबेक्यू वगैरह होता है तो हम लोग सारे जो है, बल्कि मेरे बच्चों को जो है वो कुकिंग का बहुत शौक है, तो हम लोग जो है वो अगर हमें बारबेक्यू करना होता है घर पे तो फिर हम लोग कुकिंग का जो सारा माहौल होता है वो घर पे ही करते हैं। बारबेक्यू भी खुद ही बना रहे होते हैं, बारबेक्यू खुद कर रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है जो बाकी काम है, बर्तन धोना, बर्तन लगाना, प्लेटें लगाना, वो जो है वो मुलाजमीन कर रहे होते हैं। अच्छा नादिया, ये बताइए कि अभी ईद के बाद फौरन एक वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो दुल्हनों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर है इस लिहाज से, ताकि वो जो भी हमें देख रहे हैं उनका भी थोड़ा, या कोई स्पेशल कोई पैकेज आप इंट्रोड्यूस करवा रही हो? यस एग्जैक्टली। देखिए शादी सीजन में तो बहुत जबरदस्त पैकेजेस जो हैं वो मेकअप पे होंगे। जो मेरी जो मेकअप है उसके ऊपर जो स्टाइलिस्ट के मेकअप है, सीनियर स्टाइलिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, पार्टी मेकअप है, बहुत सॉफ्ट का जो जो जैसे टीनेज मेकअप होता है आजकल, तो लड़कियां भी बच्चियां भी जो है वो तैयार हो रही हैं, तो मेकअप पे जो है वो खुसूसी पैकेजेस होंगे। राइट बहुत शुक्रिया, नादिया हुसैन हमारे साथ मौजूद थी। और ये है जी ईद की खुशियाँ, और ईद की खुशियों में हमारे ईद के मेहमान जो मज़े मज़े की चटपटी सी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो चटपटे खाने किचन में बन रहे होंगे ना, और क्या खुशबुएं आ रही होंगी, मैं तो बस इंतजार बार बार कर रही हूं। खानों को जिक्र ना करें, मेरे तो पहले ही मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। तो नाज़रीन, हमारी ये ईद की ट्रांसमिशन जारी है, नई मेहमान शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, पहले तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन आपको पता है कि बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे जानवरों की कुर्बानी है, और जानवरों की कुर्बानी के बाद आलाइशें वो सड़कों पर फेंक दी जाती हैं। ज़ाहिर है कुर्बानी करनी है, कहीं पर इज्तिमाई कुर्बानी होती है, कहीं पर हर घर में खुद ही कुर्बानी की जाती है, तो वो अक्सर ऐसा होता है कि घर के बाहर आलाइशें होती हैं, जिसकी वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। और इसके अलावा जो वर्कर्स हैं वो तो ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं, जो कि आलाइशें जो हैं वो उठा भी रहे होते हैं। ऐसे में हम ये जो जिनका आपने जिक्र किया है, LWMC के वर्कर्स, उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहेंगे कि जो लोग हमारी जो आलाइशें हैं, जो हम लोग अपनी गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए सड़कों पर फेंकते हैं, तो LWMC का ये अमला 24 आवर्स मौजूद होता है और इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि ईद उल अज़हा पर किसी किस्म का कोई गंद देखने को ना मिले। तो ये लोग हमारे लिए अपनी छुट्टियां कुर्बान करते हैं। अक्सर आपको पता है कि जिसकी वजह से रास्तों में बदबू आ रही होती है, स्पेशली बीमारियां फैलती हैं, बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि LWMC के वर्कर्स इस तरह से मौजूद होते हैं ईद के दिन पर और अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी CEO LWMC फ़ाहद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया फ़ाहद महमूद साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो, और एक दफ़ा फिर से आपको खिराज तहसीन पेश करेंगे कि जिस तरीके से आप लोग और आपका अमला जितनी जांफशानी के साथ अपनी जिम्मेदारियां ऑन ग्राउंड अपनी अदा कर रहा है, तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सर, ये बताएं कि इस ईद उल अज़हा पर आपकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से आप तमाम तर सफाई के अमल को मेक श्योर करेंगे? ईद उल अज़हा के मौके पे यूजुअली हमारा जो एनिमल वेस्ट रिलेटेड क्वांटम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो पास्ट ईयर की प्रैक्टिस रही है उसके अंदर 60,000 टन्स की आलाइशों को ठिकाने लगाया जाता है इन 3-4 दिनों में, जिसके लिए एक बहुत ज़्यादा रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए आपको एडिशनल व्हीकल्स को हायर करना पड़ता है, इन एडिशन टू आवर ओन 1000 to 1200 व्हीकल्स। उसके अलावा हमारी सारी मैन पावर 16 से 17,000 लोग इन फील्ड रहते हैं। उसके अलावा हम पूरे लाहौर में हर UC में एक एक कैंप एस्टेब्लिश करते हैं, उसके अलावा कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाते हैं 106, जिसमें ओफल्स को कलेक्ट किया जाता है, और उनकी वहाँ पे स्पेशल मशीनरी डिप्लॉय करके लाहौर में हर गली कूचे से इन आलाइशों को कलेक्ट करके देन वी सेंड इट टू आवर 5 डिस्पोजल साइट्स। इन डिस्पोजल साइट्स को भी मैं बताना पसंद करूँगा कि इन ईद के दिनों में हम स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं, और हमारी वैसे तो एक लैंडफिल साइट है, देन वी क्रिएट
5 more landfill sites in addition to our already established landfill site. तो वहाँ पे हम सारा ये एक साइंटिफिक वे में उनको डिस्पोज किया जाता है. तो वी आर फोरसीइंग कि इस साल हम 60 to 65,000 टन ऑफ एनिमल वेस्ट जो है उसको शहर से इकट्ठा करेंगे. हमारी सारी टीम, हमारी पूरी कंपनी जिसकी में 14 से 15 हज़ार लेबर फोर्स है और उसके साथ उनका मैनेजरियल स्टाफ है, सारे काम को सर अंजाम देगा. एग्जैक्टली. अच्छा सर, ये बताइए कि कितनी एम्प्लॉय इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं, कितना गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, उनके साथ अमला मौजूद है, और हमारे लिए ताकि हम लोग जो है वो साफ़ सुथरा माहौल को जो है वो रख सकें, तो हमारे साफ़ सुथरे माहौल के लिए इस वक्त कितने वर्कर्स हैं जो कि ईद पर अपने फैमिली के साथ नहीं हैं बल्कि ऑन ग्राउंड मौजूद हैं? अच्छा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. इस साल जो है मोरलेस सेम हमारा एक डिफाइंड टेम्पलेट है जिसके मुताबिक हम रिसोर्सेज को हायर करते हैं. वी हैव ऑलमोस्ट 1200-1300 व्हीकल्स. इन एडिशन टू दैट हम उसके अलावा 3500 पिकअप्स लेते हैं. उसके अलावा एक्सकेवेटर्स हायर किए जाते हैं 106 कलेक्शन पॉइंट्स के लिए. सेपरेटली डंपर सेट्स लिए जाते हैं ताकि क्विकली शहर से आलाइशों को रिमूव किया जा सके. तो वी आर फोरसीइंग ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार गाड़ियाँ इस सारे पूरे ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं 3-4 दिन. अच्छा सर, अक्सर ईदों पर, ईद उल अज़हा पर ये शिकवा मिलता है लोगों की जानिब से, जो आलाइशों के जो बैग्स जो आपकी जानिब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, वो कहते हैं कि हम तक पहुंचते नहीं हैं. बाज़ मखसूस जगहों पर तो पहुंच जाते हैं, हर घर में नहीं पहुंचते हैं. तो इस चीज़ को किस तरह आप मेक श्योर करेंगे कि ये जो बैग्स हैं हर घर तक पहुंच सकें? वेस्ट बैग्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कुर्बानी के दिनों का, और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हर साल की तरह +1 मिलियन बैग्स जो है पूरे लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट करती है. कुछ हम उनको थ्रू कैटल मार्केट्स डिस्ट्रीब्यूट करें, जो भी वहाँ से जानवर की ख़रीदारी करता है तो उसको एक वेस्ट बैग दिया जाता है. उसके अलावा वी हैव एस्टैब्लिश्ड 274 यूसी कैंप्स. लाहौर की हर यूसी के अंदर एक LWMC ने अपना कैंप इस्टेब्लिश किया जिसके थ्रू हम आम आवाम को ये आलाइशें डालने के लिए बैग्स तकसीम करें. दे आर बायोडिग्रेडेबल बैग्स जिनका बाद में एनवायरनमेंट पे भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता. राइट, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, एक LWMC का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ये था कि इन्होंने जो जैसे ट्रक आर्ट होता है ना, उस तरह से जो इन्होंने एक कंटेनर जो थे उनको भी ट्रक आर्ट की तरह डिज़ाइन किया ताकि लोग जो हैं वो कूड़ा उसके अंदर डालें. तो सर उस हवाले से मैं चाहूँगी कि ये आपकी कैंपेन कितनी सक्सेसफुल रही है, इस हवाले से भी बताइए हमारे नाज़रीन को. अच्छा, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जो ट्रक आर्ट है, इट्स अ डाइंग आर्ट इन पाकिस्तान एंड गेटिंग इट ऑन waste container is a very unique idea. We conceived that idea. We had few workers जो a few decades back जब ये cinema art, graffiti art was on boom, आपका cinema था, तो they were employed in getting this art done on walls, और कुछ truck art में भी engaged थे. तो जिस तरह हमारा cinema थोड़ा सा लैक में आया तो ये लोगों में बेरोज़गारी का शिकार हुए. तो ये उनमें से 7 से 10 वर्कर्स वी आइडेंटिफाइड थ्रू आवर स्टाफ विच वी गॉट टू नो कि ये लोग इस आर्ट के बहुत माहिर हैं. तो हमने फिर अपने कंटेनर्स के ऊपर इस आर्ट वर्क को एम्बोस करवाया, बिकॉज वी फील के लोगों को कंटेनर्स के अंदर फेंकने के लिए वी नीड टू डू समथिंग जो उसको अट्रैक्टिव बनाए. और ये आइडिया बहुत लाहौर में शहरियों की तरफ से बड़ी हमें इस पर पजीराई मिली है. इंटरेस्टिंगली वी सी many people taking selfies with those containers, और इन द इनिशियल फेज़ हमने इसमें तकरीबन 500 से 700 कंटेनर्स और बिन्स को इसमें डिज़ाइन किया जस्ट टू चेक द रिस्पॉन्स. सो वी हैव बीन कॉन्टेक्टेड बाय many स्टेट ऑफ सोसाइटी जो उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, एंड दे वांट दिस कॉन्सेप्ट टू बी रेप्लिकेटेड ऑल अक्रॉस लाहौर. सो आफ्टर ईद वी आर प्लानिंग कि हम अपनी मुख्तलिफ थीम्स पे विच मेक दीज बिन्स अपीलिंग और लोगों को वेस्ट के ऊपर एक आगाही देने के लिए दिस इज़ अ वेरी ईजिएस्ट एंड वेरी लार्ज स्केल ब्रांडिंग विच वी कैन डू इन द कमिंग मंथ. ठीक. अच्छा सर, ये बताएं कि आप लोग तो अपना काम अदा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं ईद के दिन भी. आम पब्लिक से, लोगों से आपकी तवक्कुआत, उम्मीदें क्या हैं? उनको कोई पैगाम आप देना चाहें? अच्छा, वेस्ट मैनेजमेंट जो है इट्स अ फंक्शन जिसमें कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा आपको हेल्प रिक्वायर्ड रहती है, बिकॉज
You cannot clean the city all the time, every time in a day. So हमें required है, what we expect or what we request to the people of Lahore is that they should hand over the offals to our dedicated staff जो उनसे राब्ता भी कर लेगा. और we have containers, all 7,000 to 8,000 containers all across Lahore. Thirdly, we have collection points. तो we request people कि वो आप हमारी 1139 हेल्पलाइन है, बड़ी इफ़ेक्टिव हेल्पलाइन है, कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग गलियों में फेंकने से बेहतर है कि आप हमारे स्टाफ से रब्ता करें और उसको एक प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने का, ताकि हम इंतज़ाम कर सकें और टाइमली रिमूव कर सकें. सर, अगर किसी जगह पर अगर कोई अमला आपका नहीं पहुंचता है, क्योंकि ज़ाहिर है इतना बड़े शहर है, उसको देखभाल करनी है, तो कोई हेल्पलाइन नंबर है कि आपसे वो खुद रब्ता कर सकें कि हमारे यहाँ पर आलाइशें मौजूद हैं और आपका अमला आए और वो उठा कर ले जाए? ओके भैया, हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, नंबर 1 वी आर ऑन ट्विटर, वी आर ऑन फेसबुक, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, और हमारी उस पर हेल्पलाइन जो हैं दे आर वेरी एक्टिव, वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली ओवर देयर. और हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है, वी आर ट्राइंग टू गेट इट रिड्यूस टू 1 hour or 1 to 2 hours on each day especially. Then we have a helpline 1139 हेल्पलाइन, बहुत इफ़ेक्टिव हेल्पलाइन है वो. इस पूरे ईद ऑपरेशन में साथ आपकी शहरियों की कोई भी किसी किस्म की भी तकलीफ़ है, शिकायत है, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन दैट हेल्पलाइन. लास्टली, वी हैव a huge presence of manpower and resources in Lahore, और जिसमें हमारे collection points हैं. Then we have UC camp in every UC of Lahore. So that's a very large setup all across Lahore. अगर किसी का फिर भी redressal का issue है तो he can straight away approach to that UC camp और उसका मसला वहाँ पे हल किया जाएगा. Government is trying to put every resource for this Eid operation कि ईद के ऊपर सफाई का जो इंतज़ाम है वो बेहतरीन अंदाज में किया जाए. उसके लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं. उसके लिए हमारा अमला बड़ी जांफिशानी से ईद से 1 महीना पहले शुरू होता है और फिर ईद के सारे दिन में कॉन्टीन्यूसली अपने घर बार छोड़ के काम करता है. आवाम से अपील किया है कि वो हमारे अमले से ताउन करें. और एक जो बहुत छोटी सी बात है वो ये कि आलाइशें जगह जगह फेंकने से परहेज़ किया जाए. हमारे बहुत सारे प्रेजेंस होती है उस दिन लाहौर के अंदर, हमारे हेल्पलाइंस हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट करें. अगर हमारा साथ आवाम देगी तो दैट विल बी एन ईजी थिंग टू डू फॉर अस, और हम भी उनके साथ उसी तरह रिस्पॉन्ड कर, उस चैलेंज को इसी तरह रिस्पॉन्ड कर सकेंगे. थैंक यू. ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका. और यकीनन जहां पर LWMC का वर्कर्स और अमला वो तो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, तो ऐसे में हम सबको भी मेरा ख्याल है गफलत नहीं बरतनी चाहिए है. जब तक हम लोग अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो खाली LWMC सफाई के अमल को मेक श्योर नहीं कर सकता है. तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपको आलाइशों के बैग्स दिए गए हैं अपनी आलाइशें उन बैग्स में डालें, और जब फेंकने का अमल हो तो फेंकना भी है तो बाकायदा जो कूड़ादान होता है, जो कंटेनर्स बनाए हुए हैं, थोड़ी सी एफर्ट कर ले ताकि वहां पर जाकर आलाइशें इन अमले के लिए भी आसानी. और फिर यही तो बात है जो ईद आपको दर्स दे रही है कुर्बानी का, तो थोड़ी सी कुर्बानी दे, अपने आराम में थोड़ी खलल डालें और जहाँ पर कंटेनर्स ये मौजूद है वहाँ पर ये डालें ताकि ये वर्कर्स भी थोड़ा आराम कर सकें. ईद के दिन पर भी ये ऑन ग्राउंड ड्यूटी अगर दे रहे हैं तो बहुत इजी है. अगर हम समझ लेना कि इस घर के रेडियस से बाहर का जो रकबा है वो भी हमारा ही घर है, तो फिर हम उसको भी उसी तरह साफ रखेंगे जिस तरह हम अपने घर को. मुल्क तो हमारा है ना. और स्पेशली ये जो वर्कर्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने कुर्बानी के गोश्त में इनको भी याद रखें और ये भी हिस्सेदार हैं उसमें. आप पे फ़र्ज़ है कि इनको भी दें. नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद. स्टे विद अस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. ईद का दिन जो है अभी तो शुरू हुआ है और अभी तो पता नहीं शाम तक किस किस्म के मज़ेदार किस्म के पकवान बनेंगे. तो मुझे तो स्टूडियो में ऐसे लग रहा है इतनी खानों की बात कर दी है कि मुझे अपना वो खुशबू हो रही है. नहीं, क्रेविंग के साथ साथ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ कहीं बन रहा है, खुशबू आने लग गई है. आपके सेंसेस जो है वो एक्टिव हो जाते हैं. हाँ, वैसे ऑब्वियसली बन तो रहा होगा ऑफिस में, लेकिन वो अपने घर में सुकून से जाके टीवी के सामने खाना खाने का मज़ा ही और है ना. बिल्कुल, उसका मज़ा ही और है. और हम इंशाल्लाह यहाँ से फ्री होने के बाद हम भी मज़े के पकवानों से महसूस होंगे. अच्छा, अब जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनको वैसे तो आप सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं, लेकिन
उनकी अब इस ईद पे बड़ी ज़बरदस्त सी नई मूवी भी रिलीज़ हो रही है। अच्छा। अब उन्होंने शोबिस की दुनिया में भी कदम रखा है, यानी कि वो खुद तो मूवी का हिस्सा नहीं है, हाँ। लेकिन वो मूवी सारी डायरेक्ट उन्होंने की है, उन्होंने सारी की है। और फिर आपको पता है कि हमारे मेहमान भाई क्रिप्टो करेंसी के तो एक्सपर्ट हैं, हम उनके व्यूज सोशल मीडिया पर, अच्छा मैंने कहती हूँ सोशल मीडिया के टाइगर, मैं ये कहती हूँ जैसे दबंग आके अच्छा, बोलते आपने हैं ना। क्रिप्टो का नाम लिया तब लोगों को पता चल गया होगा। हमारे साथ चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान वकार ज़का हमारे साथ मौजूद हैं। वकार भाई, सबसे पहले तो आपको दियारे गैर में बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम यही बात करते हैं कि अपनों में ईद मनाने का तो अपना मज़ा होता है, आपकी ईद का मज़ा दोबाला होता है। आप घर वालों से दूर हैं, दियारे गैर में मौजूद हैं, आपकी ईद कैसी है? आपकी ईद पे क्या मसरूफियत हैं? वकार ज़का क्या ओवरसीज पाकिस्तानी बन चुका है? वकार ज़का की फैमिली भी बाहर है, ये क्या चक्कर है? तो इस चक्कर को और इस कंफ्यूजन को मैं समझा देता हूं कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, मुझे तो वापस आना है, इलेक्शन लड़ना है। अच्छा वकार भाई, ये बताएं कि मूवी आपने बनाई है और अब मूवी आ रही, ये बड़ा सरप्राइज दिया है आपने अपने देखने वालों को कि वकार ज़का ने मूवी भी डायरेक्ट की है। मूवी का ये नाम क्या है और उसका थीम क्या है मूवी का, जरा इस बारे भी बताइएगा। ये आइडिया कहाँ से आया आपके माइंड में? जहां तक फिल्म प्रोड्यूस करने की बात है तो देखें, मेरे जितने भी शोज, रियलिटी शो आज तक चले मुख्तलिफ चैनल्स पे, उसकी एडिटिंग से लेके बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर, और उस ज़माने में तो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ नहीं थी, तो सारी चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ती थी। मैं खुद करता था, कोई टीवी होस्ट इन चक्करों में पड़ता नहीं। क्यों? ताकि अगर 10 साल बाद भी मेरा शो देखा जाए तो लोग रिलेट कर सके और उन्हें मज़ा आए। यही वजह है कि मेरे दौर में जितने भी टीवी शोज चले हैं म्यूजिक चैनल्स पे, उनमें से कोई भी शायद ही आपको आज नजर आता हो जो यूथ देखती हो, लेकिन मेरे शो की क्लिप्स आज भी लोग एंजॉय करते हैं, देखते हैं उन ऑडिशंस को। उसकी वजह ये थी कि डायरेक्टर भी मैं उसका खुद था, प्रोड्यूसर भी मैं उसका खुद था। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं अरे भाई खुद ही खलीफा बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के हालात ही ऐसे होते हैं, जब तक आप हर चीज़ अपने हाथ में लेके ना करें तो चीज़ अच्छी ऐसी नहीं बनती जो 10 या 100 साल बाद भी देखी जाए। यही वजह थी। मूवीज़ की जहाँ तक बात है, ये आइडिया जो है ईसा खान डायरेक्टर है उनका है, उन्हीं की लव स्टोरी भी है, और वो लव स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी, हम बहुत करीबी दोस्त हैं तो, और उसको कोई चांस नहीं मिल रहा था, वो अंडरडॉग था, हर कोई कहता था नहीं यार ये फिल्म नहीं बना सकेगा, ये कर नहीं सकेगा। मेरा मकसद होता है अंडरडॉग जो भी बंदा है, जिसको कोई भी वो कह रहा है ना कि यार हम इसको मौका नहीं देंगे, और मुझे टैलेंट नजर आता है, मैं कहता हूँ यार मैं अपना पैसा लगाता हूँ, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। और यही वजह है इस फिल्म की जितनी कास्ट है वो कास्ट ऐसी है जो बड़े घरों से है, मतलब जिनका फिल्मी बैकग्राउंड तो है, जावेद शेख साहब, बिरोज सब्जवारी, इनके ख़ानदान के लोग हैं, लेकिन उनको भी बड़ी स्क्रीन पर इतने अच्छे तरीके से चांस नहीं दे रहे थे लोग। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, कुछ लोगों को बस कहते हैं भाई वही आते रहे, वही पैसा लगाएं, और होता है ये जो पैसा लगाता है वो खुद ही हीरो आ रहा होता है। मैंने बोला भाई मैं पैसा तो लगाऊंगा, लेकिन मैं हीरो शीरो या फिल्म में खुद नहीं आऊँगा, अजीब सा लगता है, आप खुद ही खड़े हो गए हैं। तो बात यह है कि मूवी जो बनाने का मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान की ज़्यादातर मूवीज़ जो है जंगों के ऊपर होती हैं, या फिर इंटरनल कॉमेडी होती है जो लाहौर कराची को ही सिर्फ समझ आ सकती है। भाई आपकी फिल्म अमेरिका में लग रही है, इंडियन ने बैठ के देखनी है, तो उसकी स्टोरी लाइन ऐसी होनी चाहिए जिसमें सियासत पे जोक ना हो। अब जरदारी साहब का कोई जोक होगा या इमरान खान का कोई जोक होगा तो वो इंडियन क्यों उस पर हंसेगा अमेरिका में बैठ के। तो मैंने ये रिलेट किया कि यार यहाँ जो लोग हैं वो चाहते हैं कोई ऐसी फिल्म हो जो हर कोई देख सके, इंडियन भी देख सके, पाकिस्तानी भी देख सके। और देखें दुनिया में यूनिवर्सल जो चीज़ है वो है प्यार, लव स्टोरीज, और लव स्टोरी ऐसी जो आप देखें तो आपका बार बार देखने को दिल करे। तो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं बन रही थी, इतनी अच्छी सिनेमाटोग्राफी के साथ, इतनी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ नहीं बन रही थी। तो इसलिए ईसा खान ने जब मुझे स्टोरी सुनाई तो मैंने कहा यार मैं इस पर रिस्क ज़रूर लूँगा। और बात इसकी नहीं है कि पैसे वापस कितने आते हैं, लेकिन फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है। इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी फिल्म है प्लीज़ जाके देखें, मैं एक गारंटी से कह रहा हूँ। फिल्म का नाम है बेबी लीशियस, ज़रूर जाके देखें। और अब मैं यकीन से कह सकता हूँ जब आप देखेंगे ना तो उसके बाद आप खुद व्हाट्सएप ग्रुप अपने सोशल मीडिया पे लोगों को बोलेंगे यार जाकर देखो, फिल्म ऐसी होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि आपने अंदरूनी पाकिस्तान के सिर्फ लतीफ़े बना के दे दिए जो से बाहर किसी को समझ नहीं आएंगे। तो फिल्म वाकई देखने में बहुत मज़ा आएगा आपको। अच्छा वकार भाई, बहुत से लोग मुझसे भी ये सवाल करते हैं कि यार आखिर वकार ज़का शादी कब करेंगे। ये बड़ा सवाल है, आपसे भी मैं देखता हूँ अक्सर लोग सवाल कर रहे होते हैं। तो ये आखिरी ईद समझे आपकी, जो आपकी आखिरी बैचलर ईद है, या अगली ईदें भी आपकी इसी बैचलर लाइफ में ही गुजरेंगी? कोई शादी का इरादा है दूर दूर तक आपका? नहीं, पहली बात ये है वजहत, ये आपसे सब लोग क्यों पूछ रहे हैं, आप मेरी पुप्पो हैं, खाला हैं, जो मेरी शादी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट देखें, मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा मुझे कंपेल कर रहे होते हैं कि यार शादी करो, बच्चे करो, क्या मजाक लगाया भाई तुमने। सिर्फ इसका एक ही वजह है कि देखें मैंने ना लाइफ में अल्लाह का बहुत बहुत करम है, कोई फेलियर्स ऐसे देखे नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने पे, क्रिप्टो और टेक साइड पे बहुत ज़्यादा हूँ। तो कोई ऐसी लड़की जो इन मामलात को समझती हो, और ख़ास तौर पे जो सियासी तंजीम है मेरी, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने की बात, 2027 में प्राइम मिनिस्टर बनने की जो बात मैं कर रहा होता हूँ,
उसको अगर वो उस विजन को शेयर करती होगी तो ज़रूर मैं चाहूँगा। लेकिन अभी तक जो सच्ची बात है, किसी भी लड़की से इस तरह की केमिस्ट्री या कहीं रिश्ता भेजने का चक्कर या कोई ऐसी बात हुई नहीं है। बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, बहुत अमेजिंग लड़कियां हैं, पाकिस्तानी लड़कियां ही मुझे पसंद है। अमेरिका में रहूं, कहीं भी रहूं, मैं अल्टीमेटली पाकिस्तानी किसी मुस्लिम से ही शादी करना चाहूँगा, क्योंकि जो बात पाकिस्तानी लड़कियों में है वो मुझे दुनिया भर घूमने में, जो सच्ची बात है, कभी कहीं नज़र नहीं आई। इनफैक्ट जब मैं दुनिया में कहीं जाता भी हूँ तो मेरी कोशिश होती है अगर इंटरेक्शन हो भी मेरा ज़्यादा तो वो पाकिस्तानी लड़कियों से हो। तो शादी के लिए अभी तो बिल्कुल सिंगल। अभी ये नहीं पता कि आगे चलकर जो है शादी करूंगा नहीं करूंगा, हो सकता है एकदम कोई अच्छी लग जाए एकदम शादी कर लूँ, हो सकता है 2-3 साल तक ना करूँ, लेकिन जब भी करूंगा तो मेरी कोशिश होगी कि यार वो ना हो कि मेरी बीवी जो है वो उसके होते हुए मैं सोच रहा हूँ मैं अपने दोस्तों में चला जाऊँ, या उसके होते हुए एक और लड़की से अफेयर चला रहा हूँ। मैं तमाम मर्दों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान की तबाही की सबसे बड़ी वजह ये है कि एक शादी के होते हुए दूसरी लड़की रख ली आपने। आप दूसरी शादी कर लें उसकी इजाज़त से, लेकिन उसके होते हुए एक और लड़की का खर्चा उठा रहे हैं। कोई औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके होते हुए उसका मर्द कहीं दूसरे के पास जाए। तो मैं तो भाई जब शादी करूंगा, जब मैं श्योर हूंगा कि इस लड़की के होते हुए वकार ज़का ना सोशल मीडिया पे फ्लर्ट करेगा, ना कहीं और कोई उल्टी बात बोलेगा, ना स्नैपचैट पे कोई उल्टी बात बोलेगा, जब तक ये आपके अंदर चीज़ ना आए, मैं तमाम लोगों को रेकमेंड करूंगा प्लीज़ आप लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन झूठ मत बोले। सिर्फ इसलिए शादी मत करो कि अम्मी ने बोल दिया, या सिर्फ इसलिए शादी नहीं करो कि आज ये लड़की बहुत प्यारी लग रही है, नाना कर रही है, इसको फंसा के छोड़ूंगा। पाकिस्तान की तबाही है कि हम औरत की इज्जत सही तरह करते नहीं है, औरत को सही तरह काम करने का मौका नहीं दे रहे। और पाकिस्तान में जब तक ये शादी के मसाइल ठीक नहीं होंगे कि सही शादियां होने लग जाए, शादियां जब तक कामयाब नहीं होंगी तब तक देखें बेसकूनी की लाइफ होगी। बेसकूनी की लाइफ में पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई कैसे काम कर सकता है? अपनी औरत को देखो, अगर मेरी बीवी हाउसवाइफ हुई अच्छी बात है, नहीं हुई और वो काम करना चाहती हुई, मैं कहूँगा ठीक है काम करो। उसके ड्रीम में अगर वो मुझसे ज़्यादा भी पैसे कमाती होगी, मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। मर्दों को अगर मर्दानगी दिखानी है तो अपने इमोशंस में दिखाएं। औरत पे हाथ उठा देना, बाहर का गुस्सा के अंदर उतार देना, और औरत को अगर वो नहीं समझ पा रही तो कहना उसकी बात। सिर्फ औरत क्या चाहती है? औरत चाहती है उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बात तमीज से सुन लो, जो वो बात कह रही है। चाहे वो बात लड़कों को ना बाज़ लगता है अबे ये क्या बात हो रही है, भाई आपकी बीवी है ना, टाइम उस पर लगाओ, या तो शादी करो ही नहीं। मैं तो शादी जब तक करूंगा नहीं, किसी लड़की को कंसिडर नहीं करूंगा। दोस्त हैं, दोस्ती रखूंगा, उन दोस्तों में से शायद कोई अच्छी लग जाए, या सोशल मीडिया पे अगर कोई रिप्लाई दे रही होती है, स्नैपचैट पे कोई बात कर रही होती है, उससे मैं बात कर लूंगा। लेकिन मैं जब करूंगा जब मुझे लगेगा इसके होते हुए ये हम एक पावर कपल है। ये नहीं होगा कि इसके होते हुए सोच रहा हूँ यार आज मैं दोस्तों में जाना, यार भाभी ने बड़ा तंग किया हुआ है, ये बिल्कुल बेकार बात है। यार मैं अपनी बीवी से बड़ा डरता हूँ, मैं बाहर जाके किसी और के पास जाना चाहता हूँ, नहीं। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन की रिलेशनशिप कुछ नहीं होती, वो सिचुएशनशिप बन जाती है। तो ऐसे शिप में तो बैठना ही नहीं है भाई। हमारा शिप तो होगा जबरदस्त, कोई टाइटैनिक नहीं जो लग रहा बड़ा हो लेकिन आगे चल के डूब जाए। तो शादी जब करूंगा जब 100% श्योर हूँ कि इसके साथ होते हुए हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, मैं उसके ड्रीम्स को सपोर्ट कर सकूंगा, वो मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट कर सकेगी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चलें सर, आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अब हमारी दुआ है कि आप भी शादी के इस बंधन में बंधे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया वकार भाई, आपको एक दफ़ा फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। जाते जाते तमाम लोगों को मैं मैसेज आपके थ्रू देना चाहूँगा कि जो आपसे नाराज़ हैं, नाराज़गी छोड़कर खुद कॉल मिलाओ, मैसेज मत करो। ये जो मैसेज करते हैं ना, ईद मुबारक फॉरवर्ड मैसेज बना के भेजना, ये इंतहाई इमोशनलेस चीज़ है। मैं तो समझता हूँ ईद की डिजिटल बेहुरमती है अगर आप इस तरह भेज रहे हैं। खुदा के वास्ते, जो दोस्त है आपका बचपन का, कोई कुलीग है जिसको आपने मैसेज भेजने, मैसेज मत भेजा करो यार। कॉल करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हालात हैं, ये मत सोचो वो बिजी है, बोलो आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। ये फॉरवर्ड मैसेज दिल दुल बना के, बकरे बना के, गाय दुम्बे बना के आप भेज रहे हो ना, ये ज्यादती है यार। ईद है कि आप अपने लोगों से मिलो, जो नाराज है उनको सबसे पहले कॉल करो। हाँ खाला क्या हाल है, आप नाराज थी ना, मैं कॉल कर रहा हूँ, ईद मुबारक। दिल साफ करें यार, अगली ईद का पता नहीं हम हो ना हो, ये करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ सब एक दूसरे से आज सही तरह से कॉल करके बात करेंगे, और इंशाल्लाह जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आपसे मुलाकात भी होगी। वो तमाम लोग जो कि मुल्क से बाहर मौजूद हैं अपने रोजगार के लिए, तो उन तमाम लोगों को भी लेट्स नॉट फॉरगेट देम, उनको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और वो अपनी फैमिली से दूर अकेले ईद मना रहे हैं, और जाहिर है उन वहाँ के ममालिक में तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। और फिर उसके बाद ये कि जैसे हम यहाँ पर तो ईद की फेस्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं ना, वहाँ का तो ये त्यौहार नहीं है, तो वहाँ उस कम्युनिटी के लिए तो उनके लिए एक रेगुलर डे है, और ये रेगुलर डे की तरह काम कर रहे हैं। खुशियाँ और मज़े सब कुछ तो यहाँ पर। और वैसे भी अगर त्यौहार हो भी सही, लेकिन ईद का मज़ा होता ही अपनों के साथ, अपने घर वालों के साथ होता है, अपने प्यारों के साथ होता है। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका वकार भाई, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। नाज़रीन, हमारी ईद ट्रांसमिशन जारी है, आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। और अभी जो है हमारे जो मेहमान है वो तो हमारे साथ मौजूद है ही है, लेकिन मैं बहुत अहम ईद उल अज़हा के हवाले से सबसे अहम चीज़ ये है कि हम लोग ना बस बेहतियाती में हम बस खाबे जो है वो खाते हैं। पहले शुरू में तो कलेजी भुनी आती है मज़े मज़े की, क्या मज़े से हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद कहीं पर मटन पुलाव बनता है, कहीं पर बीफ बिरयानी बनती है, कहीं पर कोरमा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ बस पहले ही हम भूख से जो है वो अपने हो रहे हैं। अच्छा ये चीजें बंद हो रही हैं जिनका आपने जिक्र किया, लेकिन उसके बाद होता क्या है? नहीं अभी तो मैंने मेन्यू पूरा बताया नहीं है ना, ये तो हो गया दोपहर का खाना, कंट्रोल हो उसके बाद आएगा अभी शाम का टाइम जब, और फिर स्नैक्स आपको पता है 5-6 बजे भी तो आप कहते हैं कि अब बारबेक्यू कुछ हो जाना चाहिए है, तो बारबेक्यू स्नैक्स तैयार किए जाते हैं कि रात को सब कजन्स मिलेंगे और उसके बाद बारबेक्यू नाइट होगी, मटन पुलाव तो दोपहर के खाने में हमने रख दिया ना, शाम में हमने जी बारबेक्यू का प्लान किया। अब हम एक दिन नहीं, ईद के 2-3 दिन इतना गोश्त खा लेते हैं कि उसके बाद हमें इतने मसले होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। देखें कि ईद के दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल्स में इतना बहुत ज्यादा रश होता है, स्टमक अपसेट हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि हम लोग इतनी बेहतियाती करते हैं। आपने गोश्त ठीक अगर खाना भी है तो क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यस एब्सोल्युटली। तो हमेशा तवाज़ुन और एतदाल रखना चाहिए, लेकिन इस ईद पर जो हम गोश्त के साथ हाथ साफ करते हैं और लगता है ऐसा कि जैसे यही ईद है और इसी पे हमने खाना है, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है हमें। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर बिलाल रसूल रामे साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमें मुफीद मशवरे देंगे। अच्छा वैसे डॉक्टर्स हर बार आके समझाते ज़रूर हैं, लेकिन हमारी पब्लिक समझते नहीं है। तो डॉक्टर साहब ईद मुबारक आपको भी, और जो मुझे ये बताइए कि जो हमारे व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, कोई आप समझा दें कि आपकी बात ही शायद लोग शायद हमारी ना समझे, आपकी बात ही समझ आए एग्जैक्टली कि भाई जरा हाथ होला रख के खाना है आपने, आज ही सारा गोश्त आपने पेट भी अपना है, मैदा भी अपना है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बताइए क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो हमें अपनानी चाहिए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ बिलाल रसूल रामे है और मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। आज का ये दिन एक बहुत ही अहम दिन है हम सब पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। ईद उल अज़हा पे हम सब लोग कुर्बानी का अहम फरीज़ा सर अंजाम देते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के जानवर जो हैं उनकी कुर्बानी की जाती है। दुनिया का कोई भी काम है अगर वो इतदाल पसंदी से किया जाए, अगर वो मोतदल तरीके से किया जाए तो उसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती है। सेम गोज़ हेयर के जब ईद के दिनों में कुर्बानी होती है और गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है तो गोश्त के बहुत ज़्यादा फ़ायदे और कुछ नुकसानात भी होते हैं। नुकसानात ज़्यादातर 2 किस्म के केसेस के ही देखने को मिलते हैं। एक वो किस्म है जिसके अंदर हम इस्तेमाल गोश्त का ज़्यादा कर लें, एक वो एलिमेंट आता है, और दूसरा वो एलिमेंट आता है जब कुछ बीमारियां हों और उन बीमारियों में हमें डॉक्टर्स अवॉइड करवा देते हैं ज़्यादा इस्तेमाल गोश्त का और हम फिर भी इस्तेमाल कर लें, तो तभी ज़्यादातर नुकसानात गोश्त के देखने को मिलते हैं। वरना अदरवाइज़ गोश्त के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जनरली गोश्त के फ़ायदों की अगर हम बात कर लें तो गोश्त के अंदर प्रोटीन पाई जाती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा गोश्त के अंदर आयरन पाया जाता है। गोश्त के अंदर जो आयरन पाया जाता है उससे खून की प्रोडक्शन जो है वो हमारे जिस्म में बेहतर हो जाती है। गोश्त के अंदर जिंक पाया जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी स्किन के लिए और हमारी जनरल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है। तो गोश्त की जनरली ये सारे न्यूट्रिएंट्स और एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स पाए जाते हैं, ख़ुसूसन वाइटामिन B12। तो ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदा भी दे सकती हैं, मगर अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लें और जो लिमिट है उससे ज़्यादा खा लें तो उसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। लाइक एक जनरली भी गोश्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड, जिनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहा जाता है, उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो जो दिल के मरीज़ हैं अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो उनके दिल के मसाइल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सेम गोज़ विद द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी जो है वो बढ़ सकता है अगर हम इसका इस्तेमाल बढ़ा लें, क्योंकि गोश्त के अंदर भी नमक पाया जाता है। और फिर ईद उल अज़हा के मौके पे जो हम अक्सर जो गोश्त बनाते हैं, साथ फिर कुछ ना कुछ बिरयानी भी बन रही है जिसमें नमक ऐड हो रहा है, जो सालन बन रहा है उसमें भी नमक ऐड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब एडअप होती जाती हैं तो दिल के जो मरीज़ हैं उनके अंदर या ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम गोज़ विद द यूरिक एसिड।
यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और इसलिए इसका इस्तेमाल इतदाल से किया जाए तो बेहतर होगा। और लास्टली, गुर्दे के मरीज़ जिनको डॉक्टर्स अक्सर बेशतर रेड मीट को लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करने का कहते हैं, या कुछ ऐसे भी पॉइंट आ जाते हैं जब बिल्कुल सख्ती से मना किया जाता है, तो ऐसे मरीज़ों को अगर हम ये समझ के खिला दें कि कोई बात नहीं जी, ईद है, सब लोग खा रहे हैं, आप भी खा लें, तो ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत फ़ायदे की बजाय नुकसान भी कर सकती है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको इस चीज़ पर किस तरह तवाज़ुन और एहतियात करने की ज़रूरत है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दो इम्पॉर्टेंट तरीन पेशेंट्स हैं ब्लड प्रेशर के और यूरिक एसिड के, ये जो बड़ी ईद यानी कि ईद उल अज़हा है, यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि इनकी पेचीदगियाँ हम अक्सर व बेशतर जब डॉक्टर्स बन भी रहे थे या अभी भी इमरजेंसी के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट्स हाई ब्लड प्रेशर के साथ इमरजेंसी में लैंड करते हैं, या खुदा न खास्ता दिल के अटैक या फालिज के मसले के साथ लैंड करते हैं इमरजेंसी में। रीज़न यही होती है कि जो हमारे घरों में गोश्त बनता है उसका एक तो उसमें जो नमक का इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फिर जो अभी मैंने बात की कि हम एक दूसरे की मोहब्बत में कि जी आज कोई बात नहीं जी, बाद में मेडिसिन खा लेंगे या ज़्यादा खा लेंगे, तो अक्सर देखा देखी इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। और तीसरा, जो एक तरतीब चल रही होती है खाने की, सब चीज़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा नमक, बारबेक्यू चल रहा है, बिरयानी चल रही है, या कोई जो नमकीन गोश्त बन रहा है, हर चीज़ में नमक ऐड होता जाता है। फिर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि गोश्त के अपने अंदर भी नमक की खासी मिकदार इस्तेमाल होती है, तो वो पहले ही उसमें नमक है, फिर नमक ऊपर से और ऐड अप कर लिया गया, फिर साथ जो बिरयानी ऐड हो गई, तो एक चीज़ बढ़ती जाती है। तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को ये खसूसन गाइड किया जाता है कि वो एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, और अगर अपनी मॉर्निंग की मेडिकेशन उन्होंने इस्तेमाल करनी है तो पहले मॉर्निंग की मेडिकेशन खाएं, ये ना हो कि उस दिन मिस कर दें। और दूसरा, कई दफ़ा देखा गया है कि अगर कुछ लोग खा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की सूरत में उनकी जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है उसकी मिकदार कई दफ़ा वक्ती तौर पर थोड़ी सी बढ़ानी भी पड़ सकती है, मगर ये खुद ऐसा हरगिज़ ना करें। अपने मुआलिज के मशवरे से, उनसे डिस्कशन करने के बाद आप ये डिसीजन लेंगे। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो एक और चीज़ मैं बता रहा था कि गोश्त के अंदर चिकनाई बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल अगर हम बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो वो भी हमारे दिल के मरीज़, दिल के मामलात और ब्लड प्रेशर के बढ़ाने का बाइस बन जाएगा। सेम गोज़ फॉर द यूरिक एसिड। यूरिक एसिड मुख्तलिफ़ चीज़ों में पाया जाता है जिसमें रेड मीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो सेम यूरिक एसिड जो कि आप अक्सर लोग सुनते हैं कि जोड़ों के अमराज में देखा जाता है, या गुर्दे में पथरी की फॉर्म के अंदर जो यूरिक एसिड की वजह से गुर्दे में पथरियाँ बन जाती हैं, या जोड़ों में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, या गुर्दे के अमराज और ब्लड प्रेशर और शुगर के अमराज और दिल के अमराज की बढ़ाने का बाइस भी बन सकता है। तो यूरिक एसिड भी डेफिनेटली गोश्त में पाया जाता है। अगर हम एक अमाउंट से ज़्यादा यानी कि एतदाल से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बढ़ जाएगा, तो उन पेशेंट्स को भी एहतियात करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनके अंदर भी दो फैक्टर्स मैंने जिस तरह बताया था पहले भी, कि एक तो प्रोटीन, इसमें ये बहुत ज़्यादा हैवी प्रोटीन है वो उसकी वजह से, और इसके अंदर फास्फोरस और पोटाशियम, ये दो चीज़ें जो हम अक्सर सीकेडी पेशेंट्स के अंदर, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स जिनको लंबे अरसे से गुर्दे का आर्जा चल रहा है, उनके अंदर हम लिमिट करवाते हैं, तो उनको भी ये स्पेशली गाइड किया जाता है कि वो गोश्त का इस्तेमाल एहतियात से अपने मुआलिज के मशवरे से कैलकुलेशंस के साथ करें, ताकि उनकी गुर्दे का मर्ज या पोटाशियम और फास्फोरस बेजा ना बढ़ जाए। ये बहुत एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अभी तो आपको पता है कि समर टाइम है, और गर्मी में तो वैसे भी जो है वो गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है, मौसम गर्म होता है, तो गोश्त ज़्यादा खा लेना और साथ में मौसम की गर्मी, तो इसके क्या नुकसानात सेहत पर होते हैं? गोश्त की मुख्तलिफ इकसाम हैं, आप सब लोग जानते हैं। मटन होता है जिसको हम बकरे का गोश्त अक्सर मटन के नाम से, और बीफ होता है जिसको हम बड़ा गोश्त जो देखा जाता है। जो मटन है वो उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, ठीक है जी, और जो बीफ है उसकी तासीर थोड़ी सी सर्द खुश्क होती है, जो किसी भी मौसम में खाया जा सकता है। इसी तरह दुम्बे का जो गोश्त है, डेफिनेटली कुछ लोग दुम्बे की भी कुर्बानी करते हैं या ऊँट की कुर्बानी भी करते हैं, उनको भी मैदे को हज़म करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और उनकी भी तासीर को देखकर एहतियात करना चाहिए। होता यह है कि मौसम गर्मा में ख़ुसूसन या किसी भी मौसम के अंदर इतदाल का तो तवाज़ुन आपने ज़हन में रखना ही है,
एक नॉर्मल इंसान जो है उसको भी गोश्त खाते हुए बहुत केयरफुल होना होता है कि फ़ायदे की हद तक ही इस्तेमाल करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। इसी तरह गोश्त की भी अगर एक्सेस हो जाएगी तो जो मैंने पहले फ़ायदे बताए थे कि इससे हमारे जिस्म में ताकत आती है, इससे प्रोटीन, हमारे पट्टे मजबूत होते हैं, इससे जो हमारे जिस्म में आयरन जो है वो बढ़ता है, इससे हमारे जिस्म में जिंक की एडिशन होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज और सेलेनियम जो कि एंटी कैंसर कैपेबिलिटीज़ रखती है, वो सारे फ़ायदे जो हैं, और जो विटामिन B12 स्पेशली जो कि खून बनाने के अंदर बड़ा अहम रोल और मुख्तलिफ़ चीज़ों में बड़ा अहम रोल प्ले करता है, ये सारी चीज़ें हमें जो फ़ायदा है ये तब तक ही फ़ायदा देंगी अगर हम इनको इत्दाल के साथ इस्तेमाल करें। जब भी हम इनकी एक्सेस कर लेंगे तो ये फ़ायदे की बजाय हमें जो इनके दूसरे एलिमेंट्स हैं नुकसान की तरफ जो है वो जा सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं ज़रूर साथ जिक्र करना चाहूँ, एक होता है प्रोसेस्ड मीट। अक्सर आपने देखा होगा, आप अपने घर की फ्रिज खोलेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि कुछ मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो गोश्त हैं वो वहाँ पे आपने प्रोसेस जो उठा के अब लेकर आए होंगे, बड़े बड़े स्टोर से मिल जाते हैं ईजिली। जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं कैंसर रिलेटेड, जो गोश्त से रिलेटेड हुई हैं, उसमें देखा गया है कि जो प्रोसेस्ड मीट है इसके तो हमेशा ही नुकसानात देखे गए। ख़ुसूसन जो बड़ी आंत का कैंसर है जिसको हम कॉलन कैंसर कहते हैं, उसकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस जो है वो प्रोसेस्ड मीट के साथ देखी गई हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ताज़ा गोश्त, जिस तरह कुर्बानी पे एक ताज़ा गोश्त है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। जो प्रोसेस्ड मीट है उसको बेहतर तो ये है, हम भी एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट हम यही रिकमेंड करते हैं कि जितना भी गोश्त इस्तेमाल किया जाए जो डॉक्टर के मशवरे से, उसकी वो प्रोसेस्ड कोशिश करें कि ना हो, वो ताज़ा हो, फ्रेश हो। आप एक या दो अच्छे कसाई से आपके रिलेशंस हो जो आपको टाइम पर चीज़ें डिलीवर करें, और ये जो हर फॉर्म में हम उठाकर लेकर आते हैं इसके तो प्रोसेस्ड मीट के तो ज़्यादातर सिर्फ नुकसानात ही देखे जाते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि कुछ लोग ईद पर बकरा करते हैं, कुछ लोग बड़ा जानवर करते हैं, तो सर क्वांटिटी किस तरह होनी चाहिए? अब बड़े जानवर का जो गोश्त होता है बीफ, तो उसके भी एक हेल्थ के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो किस तरह इनके अंदर तवाज़ुन और अपने किस तरह अपने आप को इसमें रखना चाहिए ख्याल हमें इन चीज़ों का? अच्छा, अब इसमें वंस अगेन हम देखते हैं कि जो बीफ है यानी कि जो बड़ा गोश्त है उसके अंदर चिकनाई की जो मिकदार है वो रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है, और उसकी जो मटन है उसमें भी डेफिनेटली होता है मगर रिलेटिवली थोड़ी सी एडजस्टेबल होती है। तो हमें जिस तरह दुम्बा है, दुम्बे का गोश्त जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि उसको हज़म करने में टाइम लगता है। तो अगर अक्सर बेशतर होता है कि ईद उल अज़हा के अंदर हमारा एक खाना दूसरा खाना बड़ी करीब करीब चल रहे होते हैं, पहला एक कुकिंग आ गई है, बनकर आ गया गोश्त एक फॉर्म के अंदर, फिर दूसरी फॉर्म में, तो अभी पहला प्रॉपर हज़म भी नहीं हुआ होता और दूसरा पहले से रेडी हो रहा होता। तो इससे देखा गया कि कुछ लोगों को मैदे के मसाइल और अफारा जिसको लोग कहते हैं, या आम अल्फाज में लोग एक गैस का वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें गैस बहुत ज़्यादा हो रही है गोश्त खाने के साथ। हालांकि मेडिकल साइंस में टिपिकली ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही गैस ऊपर को चढ़ती है कोई मेडिकल साइंस में, बट एक लोग अक्सर आकर पेशेंट्स हमें आकर बताते हैं कि जी ये सारे मसाइल चल रहे। उसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो जो एक्स्ट्रा गोश्त खाया जा रहा है और जो ऐसा जिसको हज़म करने में टाइम लगता है, जिस तरह भी मैंने मिसाल दी दुम्बे का गोश्त है, या तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर खा लिया जाएगा और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद खा लिया जाएगा तो ये आप मैदे के लिए भी, जिगर के लिए भी, और इसी तरह जो अफारे वाला एलिमेंट आएगा वो भी आपको तंग करेगा, और लेटर ऑन आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी और दिल के मामलात को भी इतना बेहतर नहीं होगा। तो हमें इत्दाल के साथ मोतदल तरीके से अगर हम खाएंगे तो क्वांटिटी के रिलेटिव अमाउंट को देखते हुए तो वो इंशाल्लाह हमें नुकसान नहीं देगा, फ़ायदा ही देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारा जो फोकस्ड होता है ना, हमारा होता है कि हमने बस गोश्त ही खाना है, जितनी बोटियाँ हैं ना हमने अपनी डिश से वो ख़त्म कर देनी है। तो कुछ वेजिटेबल्स जो सी हैं उनका भी बताइए, कौन सी वेजिटेबल इसके साथ एक अच्छे कॉम्बो के साथ हम खा सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए भी बड़ी बेनिफिशियल हों? अच्छा सर, हम ये भी देखते हैं कि ईद पर जो लोग अमूमन कोल्ड ड्रिंक्स पीने के यूज़ टू नहीं होते, आदी नहीं होते, हाँ। तो ईद पर हर दस्तरखान पे कोल्ड ड्रिंक्स लाजमी मौजूद होती हैं, तो ये क्या कोई यूज़ कर लेनी चाहिए? कुछ लोग इसकी वजाहत ये कर देते हैं कि ये हाजमे के लिए अच्छी होती है, आपके हाँ। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है क्योंकि गोश्त ज़रा हैवी होता है कुर्बानी का, तो ठीक है यूज़ कर लेना चाहिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को भी?
अच्छा, अब इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमारा इस्लाम हमें पहले दिन से ये गाइड करता है कि आपने जब पानी पीना है तो कोशिश करें कि इसको स्टार्ट में पिएं, ठीक हो गया, दरमियान में और एंड में ना इस्तेमाल करें। इसके साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखे गए हैं। दरमियान में या एंड में पीने से होता यह है कि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो कि हज़म करने वाले एंजाइम्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, वो डाइल्यूट आउट हो जाते हैं, तो उससे खाना ठीक तरीके से हज़म नहीं होता और उससे वंस अगेन जो मैदे के मसाइल और जो भारे वाले एलिमेंट या जिसको आम अल्फाज में गैस का एलिमेंट कहते हैं वो भी देखने को मिलता है। फिर देखा ये गया है कि ऐसा गोश्त जो कि देर से हज़म होने वाला है उसके लिए हमें कुछ इलायची और दालचीनी और इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर बनाते हम कर लें तो वो बेहतर फॉर्म के अंदर हमें जो है वो हज़म होने में ज़्यादा फ़ायदा देगा। एक और चीज़ जो हम हज़म होने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो है कोल्ड ड्रिंक्स। हम ये अक्सर देखा जाता है कि भाई मेरा अगर ये तो हमारी एक आम सी रूटीन बन गई ना, हमने तो इसको नॉर्मल मशरूब पानी से इज इक्वल टू कोल्ड ड्रिंक कर दिया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि गोश्त के अंदर भी नमक पाया जाता है, फिर जितनी भी हमारी डिशेस बन रही हैं उन सब के अंदर नमक का एलिमेंट इस्तेमाल हो रहा था। अब जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि उसमें नमक की बहुत वाफिर मिकदार होती है, तो वक्ती तौर पर तो आपको जो रिलीफ फील होता है मगर लॉन्ग टर्म में उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसानात ही हैं। तो एक चीज़, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल इसको हज़म करने के लिए ये बिल्कुल भी मुफीद हरगिज़ भी नहीं है। तो एहतियात करना, ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना और गोश्त को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना। एक स्टडी ये कहती है कि हमें एक दिन के अंदर 70 ग्राम मीट इस्तेमाल, अब 70 ग्राम बहुत थोड़ा, अगर हम अक्सर खाने पे जाते हैं तो 2 लोग भी बैठे हैं तो 1.5 किलो कढ़ाई मंगवाई जाती है, ठीक है जी। अब 1.5 किलो बहुत ज़्यादा है। वही स्टडी ये कहती है कि आप एक हफ्ते के अंदर आधा किलो गोश्त खा सकते हैं, जबकि हम एक सिटिंग में भी आधा पौना किलो खा जाते हैं, तो वो फिर फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। वो जो सारे फ़ायदे हैं प्रोटीन वाले, विटामिन B12 वाले, जिंक वाले, आयरन वाले, वो फ़ायदे की बजाय हमें कोलेस्ट्रॉल वाले और पोटाशियम वाले वो जो नेगेटिव इसके चीज़ें हैं वो उस तरफ हमारे मामलात चलना शुरू हो जाएंगे। तो हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी है गोश्त का इस्तेमाल करते हुए हर मौके पे, ख़ुसूसन ईद उल अज़हा के मौके पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, और वाकई इलाज जो है वो एहतियात से बेहतर, और वैसे भी कहा जाता है ना कि प्लेट साफ करना सुन्नत है लेकिन जान बचाना फ़र्ज़ है। तो अपनी जान बचाइए, बजाय कि ये प्लेट्स के सामने रख के सजा के और खाबे खाए जा रहे हैं और खाई जा रहे हैं। बिल्कुल, खाबों से आप लाजमी महसूस हों, लेकिन अपनी सेहत को मलहूज़े खातिर रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और इसी तरह ईद पर हंसते बसते रहें और हल्ला गुल्ला करते रहें। और साथ में वो तमाम लोग जो कि आपके रिश्तेदार जो कि गरीब हैं उनको याद रखिए, और दूसरा ये जिनसे आप नाराज़ हैं, क्योंकि ये कुर्बानी हमें वही दर्ज देता है कि वो भाई आपस में बात नहीं करते, बहनें आपस में बात नहीं करती। तो प्लीज़ खुदारा ये और जहाँ पर हम अपने जानवर की कुर्बानी करते हैं वहाँ पर हमें अपनी अना की भी कुर्बानी करनी चाहिए। जो हमारी अना का जानवर जो हमारे अंदर होता है, तो ईद का मौका इससे बेहतर खूबसूरत पैगाम भी नहीं है। ईद का भी पैगाम यही है कि रूठों को मनाएं। कोई आपके पास अगर कोई नाराज़ है तो आप खुद चले जाएं, आपकी अना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ईद का मज़ा इसी तरह दोबाला होता है, क्योंकि ईद की खुशियाँ अपनों से ही होती हैं। तो हमें आज के पहले दिन से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।